हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, अपना लास्ट चैप्टर मतलब अपनी सीरीज के मतलब 11 की जो सीरीज है उसका हमने क्या किया, जो लास्ट वाला चैप्टर है वेव्स, वो हमने क्या किया, शुरू किया। ऑलरेडी हमने अपनी सीरीज को बीच से शुरू किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। तो वहां से लेके हम क्या कर रहे हैं, एंड तक आ रहे हैं। फिर इस चैप्टर के बाद हम पहले चैप्टर को देखेंगे ही देखेंगे। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। हमने वेव्स शुरू किया और उसके बारे में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा, क्या होती है वेव्स, कैसे हम वेव को डिफाइन करेंगे, क्या उसका मीनिंग होता है, डिस्टरबेंस एक प्रकार का, मीडियम पूरा ट्रेवल नहीं करता है, मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, मैटर वेव्स क्या होती है। एकदम सारी चीजों को हमने एकदम बेहतरीन तरीके से समझा। मतलब आप देखेंगे तो एकदम पिक्चर फॉर्म में हमने उसको समझा है पूरे एग्जांपल के साथ। अब जाके देख सकते हैं, आपको पहला जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें क्या होगा, बहुत मजा आएगा। सेम ये वाला वीडियो भी क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। हम बहुत सारी पिक्चर्स के साथ क्या करेंगे, उसको समझेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको समझनी है, कुछ चीजें आपको नोट कर सकते हैं जो मेन डेफिनेशन रहेगा। मैक्सिमम चीजें आपके क्या है, नोट करने के लिए नहीं है, बस आपके समझने के लिए। यदि आप समझ जाते हैं तो आपको पूरी चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। मतलब जितनी भी चीजें एनसीईआरटी बुक्स में है, जितनी भी चीजें आप बाहर की रेफरेंस बुक में देखेंगे, सारी चीजों को मैंने क्या किया है, कवर करते हुए आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। तो अब जितनी भी इंफॉर्मेशन देखते हैं सब आपको मिलेगी यहाँ पे। तो अब ये क्या होगा, हमारा सेकंड पार्ट होगा वेव्स के ऊपर। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्या होती है ट्रांसवर्स वेव, क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कैसे हम उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं वेव के रिलेशन को, एम्पलीट्यूड, फेज, टाइम पीरियड, ये सब क्या होता है, और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या मीडियम रहता है, मीडियम की कंडीशन क्या रहती है जिसमें कैसी वेव ट्रेवल होगी, ये सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। इसके पहले हमने एक ही पार्ट पढ़ा है इस चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन था, और वो बहुत बढ़िया वीडियो है, आप जाके क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज का ट्रांसवर्स वेव के बारे में, कि ट्रांसवर्स वेव ओरिजिनली होती क्या है। अब यदि हम यहां से इसको समझें तो ट्रांसवर्स वेव एकदम सिंपल तरीके से डिफाइन करें तो वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल होगी, जो पार्टिकल्स हैं, हमने देखा कि वेव कैसे ट्रेवल होती है प्रीवियस वीडियो में। क्या कैसे ट्रेवल होती है, जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और अपनी एनर्जी एक दूसरे को क्या करते हैं, वो ट्रांसफर करते हुए जाते हैं। ऐसे ही क्या होती है, वेव ट्रेवल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रेवल होती है, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, अपने जगह में ऑसिलेट करते रहती है। भले वहां मीडियम नहीं होता है, मगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन वहां पे भी करते रहते हैं। जो एनर्जी पार्टिकल्स है वो करते रहते हैं वहां पे। तो ऐसी वेव ट्रेवल होती है। ट्रांसवर्स वेव क्या है, इसमें क्या होगा, बस डायरेक्शन फर्क पड़ेगा। जैसे कोई भी वेव ट्रेवल हो रही है एक्स डायरेक्शन में, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो क्या करेंगे, उससे कोई भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। मतलब यदि वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। आप देख सकते हैं पार्टिकल है, ये वाई डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। अपनी जगह में ही वो फिक्स रहेंगे और वो क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल हो रही है उसके परपेंडिकुलर जो भी एक्सिस है, उस एक्सिस में यदि पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। अब वो कोई भी यदि एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल हो रही है तो उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हो सकते हैं। वाई एक्सिस भी हो सकता है और जेड एक्सिस भी हो सकता है। दोनों तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो पार्टिकल वाई एक्सिस में भी ऑसिलेट कर सकते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकते हैं, या जेड एक्सिस में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि पार्टिकल्स 90 डिग्री वाले एक्सिस में क्या करेंगे, ऑसिलेट करेंगे। यही होती है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, इसकी जो सेकंड वाली वेव आती है उसमें जैसे वेव ट्रेवल कर रही है उसी के डायरेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। तो देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। ट्रांसवर्स वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव के मोशन में इज दैट वेव मोशन, एक ऐसा वेव मोशन है ये जिसमें इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है मीडियम के, हर एक कण उसके जो भी मीडियम है, वो क्या करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है कोई भी चीज तो वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही आगे पीछे होती है, एक प्रकार का वाइब्रेशन, ऑसिलेशन इन ए डायरेक्शन, जो क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। ऐसे डायरेक्शन में वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं जो डायरेक्शन क्या होता है, वेव के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होता है। आप देख सकते हैं वेव ट्रेवल हो रही है अब ये ग्रीन रंग की एक्स एक्सिस में,
एक सोर्स है, कोई भी एक सोर्स वेव जनरेट कर रही है, जो वेव एक्स एक्सिस में सिर्फ ट्रेवल कर रही है, मान लेते हैं। तो जितने भी पार्टिकल है मीडियम के, वो सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। 4 पार्टिकल्स आपको एक्सट्रीम पोजीशन बता, कैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, वाई एक्सिस में, आप देख सकते हैं। ये जेड में भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे। तो दूसरा डायग्राम क्या है, वही दिखाने के लिए जेड में, क्योंकि एक ऐसी वेव होती है लाइट वेव, जिसमें पार्टिकल मान के चलते हैं लाइट वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में ऑसिलेट करेगी और मैग्नेटिक फील्ड जेड में ऑसिलेट करेगी। तो ऐसा होता है। एग्जाम्पल देखें ट्रांसवर्स वेव का, तो एग्जाम्पल से हमें क्या मिलता है और अच्छा आइडिया मिलता है। वेव्स इन ए स्ट्रिंग, जो भी एक स्ट्रिंग होती है, आप एक स्ट्रिंग को किसी एंड में फिक्स कर दें और आप स्ट्रिंग को अब हल्का सा ऐसे पुश करें, हल्का सा जर्क दें, साइडवर्ड जर्क दें, तो उसमें क्या होगी, वेव जाएगी। जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है, तो वो सब क्या करती है, वो सब सारी जितनी जो वेव होती है वो सब ट्रांसवर्स वेव होती है। गिटार को आपने ऐसे किया तो उसकी वेव ऐसे ऐसे करके जाएगी, मतलब उसके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे मगर वेव आगे की तरफ जाएगी। दूसरा, रिपल ऑन दी सरफेस ऑफ दी वाटर, पानी के सरफेस में जो रिपेल्स आते हैं। अब वाटर के सरफेस में जो वेव रहती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है, वो दोनों का मिक्सचर रहती है, ट्रांसफर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का। मगर आप इमेजिन कर सकते हैं अभी के लिए कि कैसी वो ट्रांसफर्स वेव होगी। ठीक है, देखते हैं। एक वाटर के सरफेस में आप रिपेल देखें तो आप देख सकते हैं वेव क्या हो रही है, ऐसे जा रही है, मगर जो पानी के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रिपेल कर रहे हैं। मतलब वेव गई एक्स डायरेक्शन में, मगर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन होता है, इसको आप पूरा ट्रांसवर्स वेव नहीं बोल सकते हैं, बट आप इमेजिन कर सकते हैं यहां से, क्योंकि अभी हम जाके जानेंगे कि ये दोनों वेव का मिक्सचर रहता है। वाटर की जो वेव्स रहती है वो दोनों प्रकार की वेव्स का मिक्सचर रहता है, बट वो दूसरी वेव पहले समझना जरूरी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ट्रांसवर्स वेव कैसी होती होगी। वेव ऐसे जा रही है, मगर जो पानी के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ऐसे लहर बन रही है। तो इमेजिन कर सकते हैं पानी के सरफेस में जो क्या हो रहा है, एक प्रकार का रिपेल प्रोड्यूस हो रहा है, वैसा ट्रांसवर्स वेव एक प्रकार की दिख रही है यहाँ पे। इमेजिन करने के लिए, ओरिजिनली नहीं है, ओरिजिनली क्या है मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट वाला एग्जांपल सही है, मूवमेंट ऑफ दी, सेकेंड वाला एग्जांपल देखते हैं, मूवमेंट ऑफ दी स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार और गिटार। सितार और गिटार की भी जो अभी हम उसमें टिंग करके करते हैं, तो जो वो वेव ट्रांसफर होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, जिसमें वेव यदि एक्स एक्सिस में होगी तो पार्टिकल्स वाई और जेड में ही ऑसिलेट कर सकते हैं, एक्स में ऑसिलेट नहीं करेंगे। यदि पार्टिकल्स एक्स में ऑसिलेट करने लग गए तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएगी, इसका जो दूसरा भाई है वो। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव आपको समझ में आई कि वेव मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में और पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाई और जेड में ऑसिलेट कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक में भी या दोनों में भी, कोई टेंशन नहीं है, मगर एक्स में ऑसिलेट नहीं करेंगे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि ऐसे 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 करके वेव जाएगी, और आपको आइडिया के लिए बहुत सारे डायग्राम से, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें तो यदि एक ड्रम, एक आप देखे होंगे ऐसा जो वो रहता है, जो भी ड्रम रहता है उसमें आप यदि ऐसे हिट करेंगे तो इसके जो स्ट्रेच्ड लेदर में जो वेव जाएगी वो भी क्या रहेगी, ऐसे ट्रांसवर्स वेव रहेगी। अनदर एग्जांपल ऑफ दिस वेव is that created on the membrane of the drum। जो ड्रम का ये लेदर मेम्ब्रेन रहता है, इसको आप हिट करेंगे तो इसमें जो ऐसे वेव जाती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। दूसरा सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है लाइट का। लाइट इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव वेयर ऑसिलेशंस आर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच पॉइंट, मतलब जो लाइट वेव होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि लाइट वेव क्या होती है, लाइट वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट हो रही होगी, और वो एक प्रकार की वेव है। प्रीवियस में हमने देखा है, डायग्राम के फॉर्म में देखें तो आप देख सकते हैं वेव ऐसे मूव कर रही है, ये एक प्रकार की लाइट की वेव है, जो एक पार्टिकल भी होती है वेव भी होती है, डुअल नेचर होता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो वेव ऐसे मूव कर रही है लाइट की, तो आप देख सकते हैं जो येलो वाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक प्रकार के ऑल्टरनेटिंग करंट जो आप 12th में पढ़ेंगे वैसे टाइप की। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ऑसिलेट कर रही है, आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में। वेव किसमें जा रही है, एक्स में। यहां पे वेव जा रही है एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें ऑसिलेट कर रही है, वाई में। और लाइट वेव किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसमें ऑसिलेट कर रही है, जेड में।
तो ये भी एक प्रकार की क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। मतलब ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट तो करेंगे ही करेंगे, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर सकते हैं। y और z में यहाँ पे देखिए दोनों में एक साथ ऑसिलेशन हो रहा है, x एक्सिस में कोई भी ऑसिलेशन नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रकार की क्या है, जो लाइट वेव होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव होती है। मतलब जितनी भी चीजें आपको आंखों से दिख रही है सब ट्रांसवर्स वेव है, और जितनी भी चीजें आपको कानों से सुनाई दे रही है वो सेकंड वाली वेव आएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये क्या है, एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, अब जैसे बुक में इलस्ट्रेशन रहता है, इमेजिन करने के लिए उस चीज से समझते हैं कि क्या होती है ओरिजिनली ट्रांसवर्स वेव। फर्स्ट हम देखते हैं, यदि हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग मतलब एक तार प्रकार का, उसको एक एंड से हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, और यहां से हम क्या करेंगे, उसको पकड़ के रखेंगे। ठीक है, वन एंड इज हेल्ड ऑन दी हैंड, और दूसरा एंड क्या है, हम फिक्स कर दिए, एक रस्सी लेके ऐसे पकड़े हुए। ठीक है, अब यदि इसमें हम हल्का सा जर्क देंगे, हल्का सा जर्क दिए तो वो क्या होगी, एक पल्स ट्रेवल होगी। इस ऐसे जो चीजों को, ऐसी जो एक वेव ट्रेवल होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। इफ वी गिव इट्स फ्री एंड, फ्री एंड का मतलब क्या होता है, जो हिस्सा हवा में लटका हुआ है, फ्री एंड इसको बोलते हैं। और जो हिस्सा फिक्स रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स एंड बोलते हैं। तो इफ वी गिव इट्स फ्री एंड ए स्मॉल अपवर्ड जर्क, हल्का सा अपवर्ड जर्क दें यदि उसके फ्री एंड को, द एन अपवर्ड किंक और पल्स, जो ये ऐसा प्रोड्यूस होगा, इमेजिन कर सकते हैं, हल्का सा दिए तो ऐसे एक प्रकार की वेव जाएगी उसमें। इसी वेव को हम क्या बोलते हैं, जो आधी वेव है उसको हम बोलते हैं पल्स, और अपवर्ड किंक बोलते हैं इसको। इज क्रिएटेड विच ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द फिक्स एंड। हल्का से यहां पे जर्क दिया तो ऐसे एक वेव जाएगी। तो आप देख सकते हैं वेव मूव कर रही है ऐसे, और पार्टिकल्स इसके कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं, वाई में। तो ये एक प्रकार की क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। हल्का सा पार्टिकल्स ऐसे 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 ऑसिलेट ही तो कर रहे हैं इसके, तभी तो वेव ऐसे करके जा रही है पूरा। तो ये क्या है, एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है। तो यहां पे अभी हमने क्या किया, एक हल्का सा जर्क दिया तो एक पल्स जा रही है। यदि हम इसको सिंपल हार्मोनिकली जर्क देते रहेंगे तो पूरी एक ऐसे करके वेव जाएगी। देखते हैं, अब यहां पे हमें एक चीज नोट करनी पड़ेगी कि यहां पे एक कंडीशन ये है कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तभी क्या हो रही है, ये वेव जो है वो फिक्स्ड एंड में जाके, जो पल्स जो जनरेट हो रही है वो फिक्स्ड एंड में जाके क्या हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। क्योंकि इसी चैप्टर के हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कि वेव रिफ्लेक्ट होके भी वापस आती है। तो वो चीज अभी हमें नहीं समझनी, वो चीज हम इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये रहती है कि ये स्ट्रिंग की लेंथ बहुत ज्यादा है, तभी ये पल्स क्या होगी, वापस नहीं आएगी। यहां तक क्या हो जाएगी, वो डैम्ड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी फ्रिक्शन के कारण एंड तक पहुंचने तक। तो यहां पे बस हम एक चीज कंसीडर करते हैं कि स्ट्रिंग इज वेरी लॉन्ग, जो स्ट्रिंग है वो बहुत लॉन्ग है कंपेयर टू दी साइज ऑफ दी पल्स। जो भी पल्स जनरेट हो रही है, आधी जनरेट हुई इसलिए इसको हम पल्स बोले, खाने वाली नहीं। द पल्स विल डैम्प आउट, डैम्प आउट मतलब खत्म हो जाएगी वो, बिफोर इट रीचेस दी अदर एंड, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट एंड मे बी इग्नोर्ड। उस एंड से रिफ्लेक्ट होके भी आती है, एक प्रकार की एको जो हम बोलते हैं। एको देखते हैं ना, आवाज जो गूंजती है, वैसा भी होता है वेव्स में, बट यहां पे हम वो चीज कंसीडर अभी नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हल्का सा जर्क दिया तो एक अपवर्ड किंक और एक पल्स जाएगी, एक प्रकार की क्या है, ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक्स में ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यदि हम एक हार्मोनिक इसको फोर्स देने लग गए, मतलब हम जो फोर्स दे रहे हैं वो भी पीरियोडिक है, ऑब्वियसली बात है, हमारा भी टाइम पीरियड सेम है हर एक ऑसिलेशन का। तो यदि हम इसको एक क्या देने लग गए, इफ वी कंटिन्यूअसली गिव अप एंड डाउन जर्क्स टू दी फ्री एंड, फ्री एंड मतलब ये वाला हिस्सा जो क्या है, हवा में है, ऑफ द स्ट्रिंग, द स्ट्रिंग सक्सेसफुली अंडरगोज ए डिस्टर्बेंस अबाउट इट्स मीन पोजिशन एंड ए नंबर ऑफ साइनसॉइडल वेव्स विल बिगन टू ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिंग। ऐसे ऐसे हम जर्क देने लग गए तो आप देख सकते हैं पूरी साइनसॉइडल वेव, एक साइन वेव, कोसाइन वेव हम बोल सकते हैं, वो क्या होने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी। अब जो वेव का हाईएस्ट पॉइंट होता है, किसी भी वेव का जो उसका एम्पलीट्यूड रहता है मैक्स, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, जहां पे वो क्या शो करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऐसा ही रहता है, एक पार्टिकल ऐसा जाएगा और एक ऐसा जाएगा, ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, एक पॉजिटिव एक्स होता है और एक नेगेटिव एक्स होता है, तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो जो पॉजिटिव एक्स में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और जो नेगेटिव में आता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो क्रेस्ट और ट्रॉट यहां पे बन रहा है, सी और टी उसी को डिनोट करता है वो। तो ऐसा हमने वोक दिया तो एक हार्मोनिक वेव जाएगी,
तो ये भी वेव क्या है, एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है। क्यों? क्योंकि वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, मगर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तभी वेव किस में जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो ये सारा क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगी। सो दैट द वेव इन द स्ट्रिंग आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये क्या है, एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम कंडीशन देखते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में, कि कौन कौन सी जगह है जहां पे क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव जा सकती है, किस किस जगह में ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो सकती है। तो पुराने टॉपिक में देखें तो पुराने टॉपिक में जो ये इलस्ट्रेशन वाला हिस्सा है ये बस आपके समझने के लिए। आपको यदि नोट करना है तो आप क्या नोट करेंगे, ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन, जो ये पैराग्राफ है पूरा इसको नोट करेंगे, ये दोनों डायग्राम्स और एग्जांपल्स याद रखेंगे, क्या क्या एग्जांपल है। रिपल इन दी वाटर सरफेस में बी कंसीडर एज दी ट्रांसवर्स वेव। बाकी इलस्ट्रेशन वाला हिस्सा सिर्फ आपके समझने के लिए कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है। यदि आपको समझाना है तो आप ये डायग्राम बना के समझा सकते हैं, यहाँ पे नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब ये जो पूरा पॉइंट है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे मीडियम में ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रेवल करती है। तो टॉपिक हमारा मीडिया, कैसे मीडियम में ट्रेवल करेगी फॉर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कॉमनली ऑकर इन इलास्टिक सॉलिड्स। एक ऐसे सॉलिड्स में ऑकर होती है ट्रांसवर्स वेव जो क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस रेजिस्ट कर पाते हैं। ऐसा फ्लो हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू शियर स्ट्रेस जनरेटेड। सिर्फ इलास्टिक सॉलिड में, यह भी आपको क्लियर होगा कि कहां पे फ्लो कर सकती है ट्रांसवर्स वेव। इलास्टिक सॉलिड, ऐसे सॉलिड जो थोड़े इलास्टिक है, मतलब वो हल्का सा एब्जॉर्ब करें तो वापस कोई भी एनर्जी उसको दबाएं तो वो हल्का सा रिस्टोर हो जाए अपनी जगह में। हर एक चीज थोड़ी थोड़ी इलास्टिक होती ही है। एज द वेव प्रोपोगेट्स each elements of the medium undergo एक shearing strength। तो ऐसा मीडियम जहां पे shear stress लग सकती है, shear force लग सकती है, वहीं पे ट्रांसवर्स वेव एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं। तो जहां पे भी shear stress लगी वहीं पे ट्रांसवर्स वेव आ पाएगी। तो कहां नहीं आ सकती है, इसका मतलब देखते हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट corresponds to a local shear deformation। एक हल्का सा लोकल shear डिफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ऐसे पार्टिकल जा रहे हैं of the material, hence a transverse wave of this nature is called shear wave। तो ट्रांसवर्स वेव को हम क्या बोलते हैं, shear wave भी बोलते हैं। मतलब ऐसे मीडियम जहां पे shear stress जीरो हो गई वहां पे ट्रांसवर्स वेव क्या हो जाएगी, ट्रेवल नहीं कर पाएगी। एयर में कोई shear stress नहीं होती है, फ्लूइड में फ्लूइड की shear stress जीरो होती है जब वो रेस्ट में रहते हैं। तो मतलब फ्लूइड के अंदर ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर ही नहीं सकती, बिल्कुल सही। तो जो वाटर वेव का हमने एग्जांपल देखा वो वेव ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल नहीं है, बट वो इमेजिन करने के लिए अच्छा है। अगर वाटर के सरफेस में ऊपर बोले या पानी के अंदर कहीं ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल कर ही नहीं सकती, क्योंकि शियर रेजिस्ट नहीं होता। वाटर के सरफेस में रहती है मगर वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का मिक्स रहती है। देखते हैं आगे, पूरी चीजें समझ में आएगी। सिंस फ्लूइड्स, यदि हम फ्लूइड्स की बात करें, फ्लूइड्स में कौन कौन आता है, लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। कैनॉट रेजिस्ट शियर फोर्सेस, फ्लूइड्स क्या होते हैं, वाइल एट रेस्ट फ्लूइड्स में शियर फोर्सेस रेजिस्ट नहीं कर पाते। कैसे, हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में। वो क्या होती है, टाउ, मतलब ये क्या बताती है, शियर स्ट्रेस। म्यू विस्कोसिटी रहती है, मतलब उसके अंदर का कितना परतों के बीच का कितना घर्षण है, वो म्यू डी बाय डी वाई। ये क्या रहता है, फ्लूइड की शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला रहता है। अब यदि फ्लूइड रेस्ट में है तो डी चेंज इन वेलोसिटी तो कुछ होगी ही नहीं, मतलब ये वाली टर्म पूरी क्या हो जाएगी, उसकी जीरो हो जाएगी। तो टाउ भी क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब फ्लूइड में शियर स्ट्रेस होती ही नहीं है जब वो क्या आ जाए, रेस्ट में आ गए। बहने लग गए तो आ जाएगी कुछ, क्योंकि व्यू आ जाएगा। बहने लग गए फ्लूइड्स तो आ जाएगी। लिक्विड्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और गैस में तो होती ही नहीं है, चाहे वो बहे या रुके, उसकी शियर स्ट्रेस तो होती ही नहीं है गैसेस में। तो प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इनसाइड ए बल्क ऑफ फ्लूइड, याद रखिएगा, पानी के अंदर, गैस के अंदर बोले, गैस का तो समझ में आता है कि एकदम इजी है। गैस में ट्रांसवर्स वेव फ्लो ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें शियर स्ट्रेस है ही नहीं। भले गैस रुकी हो या भले गैस फ्लो कर रही हो, गैस में फ्लो नहीं हो सकती ट्रांसवर्स वेव। फ्लूइड्स में, अब फ्लूइड्स की बात आती है, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड में क्या होती है, शियर स्ट्रेस जब फ्लूइड रेस्ट में रहे। अब यहां पे रेस्ट क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि जब भी कोई वेव ट्रेवल होती है तो वेव एक प्रकार का क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है। मतलब मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरा मीडियम डिस्प्लेस्ड हो जाए। तो जब भी वेव ट्रेवल कर रही है तो हम वहां पे मानेंगे कि मीडियम तो रेस्ट में है ही, मीडियम तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है। तो अब मान रहे हैं पानी में वेव ट्रेवल हो रही है, पानी मतलब लिक्विड्स में वेव ट्रेवल हो रही है। तो लिक्विड क्या है, रेस्ट में।
अब रेस्ट में जब लिक्विड रेस्ट में आ गया तो उसमें शियर स्ट्रेस तो होगी ही नहीं, तो इसलिए किसी भी लिक्विड के अंदर शियर स्ट्रेस 0 हो जाती है, तो ट्रांसवर्स वेव फ्लो ही नहीं कर सकती। मतलब पानी की बात करें तो पानी के अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं फ्लो कर सकती, तो इसलिए प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इनसाइड बल्क ऑफ द फ्लूइड, मतलब पानी के अंदर, कोई भी लिक्विड के अंदर, इज नॉट पॉसिबल। लिक्विड्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव नहीं फ्लो कर सकती। वाटर वेव्स, यदि हम पानी के जो वेव्स के बारे में बात करें, मतलब जो हमने पहला वाला जो एग्जांपल देखा है, पानी के ऊपर जो एक ऐसे लेयर बन रही थी जिससे हमने इमेजिन किया ट्रांसवर्स वेव के बारे में, वो ओरिजिनली ट्रांसवर्स वेव नहीं है। वाटर वेव्स आर एन एग्जांपल ऑफ वेव्स दैट इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। वहां पे क्या होता है, जब पानी में एक ऐसा लहर बनती है, एक वेव बनती है, तो जो पार्टिकल है ना, वो ऐसे ऐसे भी मूव करता है और ऐसे ऐसे भी मूव करता है। इसके कारण क्या है, वो गोल बन जाता है, गोल गोल रोटेट करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो दोनों का मिक्सचर है। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों का मिक्सचर है। अभी हम समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। तो याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव इसका मतलब कहां कहां फ्लो नहीं कर सकती, किसी भी फ्लूइड में फ्लो नहीं कर सकती लॉन्गिट्यूडनल वेव, ना ही वो लिक्विड के अंदर, ना ही वो सॉलिड में, सिर्फ एक इसमें फ्लो करेगी। सॉरी, ट्रांसवर्स वेव जो है वो किसी भी फ्लूइड में फ्लो नहीं कर सकती, मतलब लिक्विड और गैस के अंदर ट्रांसवर्स वेव फ्लो नहीं कर सकती। वो सिर्फ किस में फ्लो करेगी, सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड ही क्या होते हैं, शियर स्ट्रेस रेजिस्ट कर सकते हैं। अब यदि वाटर की बात करें तो वाटर का जो ऊपर वाला सरफेस रहता है, एकदम ऊपर वाला, क्योंकि हमने एग्जांपल में पहले पढ़ा रिपल इन दी सरफेस ऑफ द वाटर ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल में, तो उस एग्जांपल को हम ट्रांसवर्स वेव कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उसके साथ लॉन्गिट्यूडनल वेव भी आ रही है। मगर ओरिजिनली देखा जाए तो वो ट्रांसवर्स वेव वो भी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी फ्लूइड्स में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो शियर स्ट्रेस रेजिस्ट ही नहीं करते। सॉलिड में कर सकती, क्योंकि सॉलिड शियर स्ट्रेस रहती है उसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, अब यदि हम एक वाटर के वेव का एग्जांपल लें, तो वाटर वेव में क्या होता है, कोई भी एक जो पार्टिकल रहता है ना, वो गोल गोल घूमते रहता है उसके सरफेस। ये एक सरफेस का एग्जांपल है। दूसरा अंदर का, जितना जितना हम अंदर जाते जाएंगे तो फिर तो पार्टिकल बस ऐसे ऐसे ही मूव करेगा, कंप्रेस और एक्सपेंशन ही होगा बस। तो सिर्फ सरफेस में क्या होता है, पार्टिकल गोल गोल घूमता है। एक कंडीशन देखिए, एक पार्टिकल पे फोकस करिए। अगला डायग्राम आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पार्टिकल क्या हो रहा है, बस गोल गोल घूम रहा है। तो जो पानी के सरफेस रहता है, मतलब जो वाटर वेव्स रहती है, वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का मिक्सचर रहती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल हो रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है उसी डायरेक्शन। ट्रांसवर्स वेव में तो 90 डिग्री होता है। तो वाटर वेव को हम कंसीडर कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल में, ताकि हम समझ पाए। ओरिजिनली वो नहीं रहती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब आता है अगला वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या था, पार्टिकल उससे 90 डिग्री पे ऑसिलेट कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में, सेम। मतलब एक्स में वेव जा रही है तो पार्टिकल्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन भी किसमें, एक्स में है। देखते हैं द वेव्स इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स मीडियम के एक्सिक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम तो करते ही हैं, अबाउट देयर मीन पोजीशन। कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। एक क्या होता है, मतलब एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हम अक्रॉस बोलते हैं। अलोंग मतलब उसी के साथ, उसी के डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है तो पार्टिकल्स भी एक्स डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। डायग्राम में हम देखेंगे एग्जांपल, वेव्स इन ए स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो उसमें पार्टिकल्स, स्प्रिंग कैसे हो रही है, दब रही है, कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो उसमें पार्टिकल्स आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो एक स्प्रिंग में यदि हम उसको हम हल्का सा स्ट्रेच करें या वो करें तो वो एक प्रकार की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसमें। साउंड वेव्स, अब ये चीज हमने देखी है कि साउंड वेव्स में क्या होते हैं, पार्टिकल्स कैसे ट्रेवल करते हैं, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ऐसे करके आगे पीछे होके ट्रेवल करते हैं। तो साउंड वेव्स क्या है, एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है वो, जितनी भी साउंड वेव्स है। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ऑर्गन पाइप, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, आप बहुत सारे मूवीज में देखे होंगे, टैं टैं करके जो बजते हैं, वो जितने भी ऑर्गन पाइप में एयर रहती है, वो एयर सब क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव ही है। साउंड वेव में कैसे होता है, कंप्रेस, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे ऐसे, तो वो एक प्रकार की क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मतलब जो मीडियम में होगी, आर ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशन वेव्स
एंड प्रेशर वेव्स। तो जितनी भी मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स रहती है वो क्या होगी, कंप्रेशन वेव्स, क्योंकि इसमें पार्टिकल कहीं पे कंप्रेस हो रहे हैं, कहीं पे रेरिफाइड हो रहे हैं। देखा है हमने साउंड वेव कैसे ट्रेवल करती है प्रीवियस लेक्चर में। और प्रेशर वेव्स, क्योंकि कहीं पे कोई एरिया कंप्रेस होगा तो वहां का प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी चेंज होगी, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंप्रेशन वेव्स भी बोल सकते हैं और प्रेशर वेव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे, डायग्राम से समझते हैं। तो यहां पे यदि हम एक डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं एक सोर्स है, जो सोर्स क्या कर रही है, वेव प्रोड्यूस कर रही है। वो सोर्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वेव कहां ट्रेवल हो रही है, आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है। ठीक है, अब पार्टिकल्स के बारे में देखते हैं। ये क्या है, 3 रो है पार्टिकल्स की। पहले वाले को पार्टिकल को देखिए तो आप वो कैसे कर रहा है, यहां एक्स एक्सिस में ही वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। आप देख सकते हैं वेव भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, पार्टिकल भी क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस में ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। उसके बाजू वाला पार्टिकल वो भी एक्स एक्सिस में ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके बाजू वाला वो भी एक्स एक्सिस में ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो 3 सेक्शन के बारे में आपको दिखाया है। तो यहां पे देखिए वेव जा रही है एक्स एक्सिस में, पार्टिकल्स का जो मोशन है वो भी किसमें है, एक्स एक्सिस में। तो ये क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, आंखों में जो रेज आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो ट्रांसवर्स है। कानों में जो आपको सुनाई दे रही है वो लॉन्गिट्यूडनल है। आगे बढ़ते हैं तो सेम वही चीज जो आप घर में टीवी देखते हैं या म्यूजिक सुनते हैं, तो जो आपको कान में सुनाई दे रहा है, साउंड वेव ऐसी तो जाती है कंप्रेशन, रेयरफेक्शन ऐसे, और लाइट वेव कैसे जाती है, ऐसे करके। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब एक ही मीडियम में दोनों वेव जो है वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे एयर है, एयर ही सेम मीडियम है, एयर में ही आप बिजली कड़कती होगी तो आप देखते होंगे, जब भी बिजली कड़कती है तो आपको लाइट पहले दिखती है, फिर थोड़ी देर बाद उसका साउंड आता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, और आप देख सकते हैं यहां पे कि वो जो वेव, देखिए एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर रही है, मगर वो कौन सी वेव ट्रेवल कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है। लाइट में खुद ही अपना पार्टिकल है कि वो अपने आप को ऑसिलेट करके जा सकता है। लाइट एक पार्टिकल है जो खुद ऑसिलेट होके आ रहा है, तो लाइट ट्रेवल कर रही है उसमें, मगर उस मीडियम में कोई वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती, लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स वेव। तो आप देख सकते हैं कि बिजली कड़की तो आपको लाइट पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में आता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स है वो क्या होती है, एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि कंप्रेशन, रेयरफेक्शन जो साउंड वेव्स रहती है वो। बट यदि हम मीडियम की बात करें एयर में, तो एयर में क्या हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती। लाइट वेव भले चल देगी एयर के अंदर, क्योंकि लाइट वेव अलग है। लाइट वेव में उसकी खुद की ऑसिलेटिंग प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके खुद के पास है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही। क्योंकि लाइट वेव क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी मीडियम में चल देगी। ठीक है, ओके। अब जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन देखा, तो यहां पे आपको क्या नोट करना रहेगा, उसका डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, और बाकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं अपने से, और ये डायग्राम आप बना सकते हैं। तो बस यहां पे नोट करने का आपका क्या है, इसका डेफिनेशन, बाकी एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन क्या है आपके समझने के लिए कि कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल होती है। तो यहां पे फर्स्ट वाला हम डायग्राम देखते हैं। एक पिस्टन है, पिस्टन से कहीं से निकलने की कोशिश करने। ठीक है, अब हवा के क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में ऑरेंज रंग के मॉलिक्यूल्स हैं। यदि ये पिस्टन को मैं हल्का सा आगे जर्क देता हूं और हल्का सा आगे पुश करता हूं, तो जो पास वाली एयर की जो परत है, ये इनिशियल पोजीशन, जो पास के एयर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को मैंने यहां से क्या डिनोट किया, सी से, कंप्रेशन से। पास के मॉलिक्यूल्स पिंक रंग के आप देख सकते हैं हल्के से दब जाएंगे, और इसी के कारण एक पल्स ट्रेवल होगी यहां पे भी। देखते हैं, इफ वी पुश द पिस्टन सडनली टूवर्ड्स द राइट, राइट तरफ हम हल्का सा पिस्टन को पुश करते हैं, ए स्मॉल लेयर ऑफ एयर जस्ट नियर द पिस्टन हेड, पिस्टन हेड मतलब जो इसका सर है पिस्टन का, एक स्मॉल लेयर एयर की जो पिस्टन के पास में है वो क्या हो जाएगी, इस कंप्रेस। आप देख सकते हैं कंप्रेस्ड रीजन को यहाँ पे पिंक रंग से डिनोट हुआ है। आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड दिस लेयर मूव्स टूवर्ड्स द राइट एंड कंप्रेस द नेक्स्ट लेयर। ये जो पहली वाली लेयर है, यदि वो कंप्रेस हुई तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है, बाजू वाली लेयर्स में प्रेशर कम है, तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, बाजू वाले को भी दबाने की कोशिश करेंगे। या हम इसको बोल सकते हैं कि पूरा दबेगा ना, एक प्रकार से वो, एक प्रकार से दबाएंगे तो वो पूरी दबेगी यहाँ पे, मगर पहले ये लेयर दब जाएगी, फिर वो क्या होगा, एक पल्स के फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। तो यदि ये पार्टिकल्स दब गए, इनमें प्रेशर ज्यादा हो गया, इनमें प्रेशर कम है, तो ये पार्टिकल्स अपने बाजू वाले पार्टिकल्स को भी क्या करेंगे, कंप्रेस करने, दबाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेयर, कंप्रेस दी नेक्स्ट लेयर
एंड सो ऑन, और वो फिर आगे आगे को कंप्रेस करने लग जाएंगे। द कंप्रेशन रीचेस द अदर एंड, और वो क्या होगा, या हम बोल सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी हवा दबेगी ना भाई एक प्रकार से, तो वो दबेगी तो अगले एंड तक जाएगी कैसे, एक पल्स के फॉर्म में। एट द एंड यहां पे भी कुछ प्रेशर डिफरेंस आएगा। दस मोशन ऑफ द एयर एंड द चेंजेस इन द प्रेशर ड्यू टू चेंज इन डेंसिटी, इसकी मतलब जो डेंसिटी है, डेंसपन है, वो कम हो जा रहा है, इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है भाई। ट्रेवल्स टूवर्ड्स द राइट एज अ पल्स, तो यहां पे हल्का सा कंप्रेस किया तो ये धीरे से क्या होगा, ट्रेवल होगा आगे की तरफ, जैसे एक प्रकार की साउंड वेव ट्रेवल करती है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट हिस्सा। तो पहले है तो हमने कंप्रेस किया, दूसरे हिस्से में देखते हैं, यदि अपन पिस्टन को हल्का सा पीछे की तरफ खींचेंगे तब क्या होता है। अंदर क्या भरे हुए हैं, पूरे गैस के मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स, या हम बोल सकते हैं कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। अब ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ऑरेंज रंग की, ये हमें क्या दिख रही है, उसकी इनिशियल पोजीशन जब नॉर्मली रहेगा। तो अब उसको हमने क्या किया, हल्का सा पीछे की तरफ खींच दिया, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे पिस्टन हेड। इसके पास के जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े थोड़े खिंचा जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो पूरे सिलेंडर के अंदर के मॉलिक्यूल्स हल्के से खिंचाएंगे, मतलब रेरिफाइड होंगे, इसको हम बोलते हैं। प्रेशर कम होगा यहाँ पे क्योंकि खिंचा रहा है। सेम एक पिचकारी जैसे हम सोच सकते हैं, जो हम होली में लेते हैं, उसको खींचते हैं तो क्या होता है, सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो पानी क्या हो जाता है, उसमें अंदर भर जाता है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसी होगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट में। अब ये क्या है, जो पिस्टन के हेड के पास के मॉलिक्यूल्स रहेंगे वही क्या होंगे, स्ट्रेच्ड होंगे, मतलब कम प्रेशर होगा, रेरिफाइड होंगे यहाँ पे। और एक प्रकार से क्या होगा, जैसे ही ये स्ट्रेच्ड हो गए तो वो क्या करेंगे, अगले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, मतलब वो एक प्रकार से पूरा स्ट्रेच्ड होगा। और ये जो पोर्शन है ये क्या होगा, एक पल्स की तरह क्या जाएगा, एक आगे की तरफ जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। नाउ if the piston is pulled towards the left, यदि पिस्टन को हम क्या करते हैं, हल्का सा लेफ्ट की तरफ क्या कर देते हैं, पुल कर देते हैं, खींच देते हैं। There is rarefied in the layer of adjacent to the piston occur resulting in fall in pressure। जैसे ही हमने हल्का सा खींचा तो ये रीजन क्या बन जाएगा, आर जो दिखा रहा है वो रेरिफाइड। रेरिफाइड का मतलब क्या है कि वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर फॉल हो रहा है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जा रहे हैं, यहां पे मॉलिक्यूल्स नॉर्मल है, इस जगह में क्या हो जा रहा है, प्रेशर कम हो जा रहा है। द एयर फ्रॉम द नेक्स्ट लेयर मूव्स टू रिस्टोर प्रेशर। अब यहां पे प्रेशर कम हो गया, यहां पे प्रेशर नॉर्मली है, इससे तो ज्यादा ही होगा क्योंकि यहां नॉर्मल है। तो इधर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इधर मूव आ जाएंगे ताकि प्रेशर रिस्टोर हो, और सारे मॉलिक्यूल्स हल्के से शिफ्ट होंगे ताकि पूरे का प्रेशर क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए। कॉन्सिक्वेंटली द नेक्स्ट लेयर इज रेरिफाइड। इसी के कारण क्या होगा, अगली लेयर में हल्का सा प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या होगा, पूरी आगे तक लेयर जाएगा। इन दिस वे अ पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन मूव्स टुवर्ड्स द राइट। अब धीरे धीरे सारे लो प्रेशर होने लग जाएंगे, तो जो एक पल्स है रिफ्रैक्शन की वो क्या होने लग जाएगी, मूव होने लग जाएगी। सेम जैसे कंप्रेशन में हुआ वैसी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे साउंड वेव मूव करती है, तो ये क्या है, एक प्रकार से उसी का आइडिया है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अभी तो हमने क्या किया, एक बार पीछे आगे की तरफ किया, एक बार पीछे की तरफ किया। अब यदि हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली इसको हल्का सा आगे पीछे से करते रहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन देंगे, एक पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे, तब क्या होगा, सेम पूरा जैसा, कुछ पोर्शन आगे किए तो कंप्रेस हुआ, फिर पीछे किए तो रियर फ्रैक्शन हुआ। ऐसे करते करते क्या होगा, पूरा रीजन बन जाएगा इसमें। जैसे सेम हम जब बोलते हैं तो जो एयर होती है, मतलब एयर में जो साउंड प्रोपोगेट होता है, सेम वैसी कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, ऐसे रीजन क्या होने लग जाएंगे, पूरे आगे बढ़ने लग जाएंगे। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि कंप्रेस रीजन भी आगे बढ़ रहा है और जो रियरफाइड रीजन है वो भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ड्यू टू कंटिन्यूअस पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ द पिस्टन, यदि हम पिस्टन को क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली पुश और पुल करेंगे इन ए सिंपल हार्मोनिक मैनर, ए साइनसोडियल वेव। साइनसोडियल वेव क्यों, क्योंकि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वाला। ट्रेवल्स इन द सिलेंडर in the form of compression and rarefaction resulting a temporary reduction in volume and consequently decrease in density। वो क्या बोल रहा है, यहां पे जो बोल रहा है कि जो अचानक से जो वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाएगा या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वो पूरे रीजन का बता रहा है कि पूरे रीजन में वॉल्यूम और प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। ओवरऑल तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ओवरऑल कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ कुछ रीजन बन रहे हैं, यहाँ पे ऐसा होगा। आगे पीछे करेंगे तो ओवरऑल हम नहीं बता सकते, रीजन में प्रेशर कम ज्यादा होगा यहाँ पे। तो ऐसे ही क्या होता है, ये एक प्रकार से क्या है, इलस्ट्रेशन है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मूव करा सकते हैं, और कैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, मूव होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार डेफिनेशन कि कंप्रेशन और जो रेयर फ्रैक्शन रीजन होता है उसका मतलब क्या होता है। कंप्रेशन का मतलब क्या होगा कि नॉर्मल एयर जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में क्या हो जा रहा है, ज्यादा मतलब डिस्टेंस कम हो जा रहा है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में। रेरिफाइड रीजन का मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। कंप्रेशन इस ए रीजन ऑफ ए मीडियम, एक मीडियम में क्या रहता है, एक रीजन रहता है इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज लेस देन द नॉर्मल डिस्टेंस। मतलब कोई भी दो पार्टिकल हम ले लें और उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो कम रहता है एज कंपेयर टू जब वहां पे कंप्रेशन नहीं हो रहा होगा, नॉर्मल रीजन होगा। कोई भी दो हम पार्टिकल ले लें मगर उसी रीजन में लेना है जिस रीजन में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। हेंस टेम्पररली देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन डेंसिटी। किसी चीज को दबाएंगे हम तो क्या होगा, उस वो घना हो, वो चीजें और घनी होगी, मतलब उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं। सेकंड देखते हैं रेयर फ्रैक्शन का। रेयर फ्रैक्शन क्या होगा, एक प्रकार का रीजन होगा इज मोर देन दी नॉर्मल डिस्टेंस। अब रेरिफाइड हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो पार्टिकल्स, कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू कोई भी जो नॉर्मल डिस्टेंस होगा उसके मुकाबले। जैसे एयर है तो एयर में हर जगह पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, लगभग सेम है, मगर जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे माउथ से क्या निकल रही, साउंड वेव निकल रही, तो मेरे जो पास के पार्टिकल्स होंगे उसमें कोई कोई रेरिफाइड रीजन में क्या हो जा रहे होंगे, जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा होगा, बढ़ जा रहा होगा, क्योंकि वो खींच रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है वहां पे। मोर देन दी नॉर्मल डिस्टेंस, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस यदि कम है तो उसको कंप्रेशन, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस यदि ज्यादा है नॉर्मल के मुकाबले तो उसको रेयर फ्रैक्शन। कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन डेंसिटी। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कोई भी चीज फैलेगी तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जब कोई चीज फैलेगी तो उसकी जो डेंसिटी, जितना उसमें घनापन है वो क्या होगा, कम होने लग जाएगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगी ऑफ द मीडियम टेम्परली। टेम्परली का मतलब एक डिस्टर्बेंस ट्रेवल हो रहा है, तो ये डिस्टर्बेंस में ये सब होगा जब वेव ट्रेवल करेगी तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था नॉर्मल चीजों के बारे में। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है मीडिया फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मतलब कैसे कैसे मीडिया में क्या करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल करती है। हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर लिया है, ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात कर लिया है। तो मीडिया फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मीडियम कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखें हम, फ्लूइड एज वेल एज सॉलिड कैन सस्टेन कंप्रेसिव स्ट्रेन। फ्लूइड्स हो गए, फ्लूइड्स का मतलब क्या आ गया, दो चीज आ गई, लिक्विड और गैस दोनों आ गया, और सॉलिड दोनों क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है सॉलिड भी हल्का सा दब सकता है, और यहां पे जो वेव्स है वो तो बहुत ही कम दबाएगी उसको, तो सॉलिड भी हल्का सा दब सकता है, और लिक्विड और गैस भी क्या हो सकते हैं, वो तो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो दोनों में क्या हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। मतलब सारे इलास्टिक मीडियम में, ऐसा मीडियम जो इलास्टिक टाइप का है, थोड़ा सा उसको दबाए तो वो रिस्टोर हो जाएगा, ऐसे टाइप का मीडियम। क्योंकि रिजिड, इसका दूसरा भाई कौन होता है, अपोजिट इलास्टिक का रिजिड होता है। रिजिड मतलब जो दबेगा ही नहीं, तो ऐसा कोई चीज तो है ही नहीं इस वर्ल्ड में जो रिजिड ना हो, एकदम ज्यादा, मतलब एकदम ज्यादा रिजिड हो, ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स है वो क्या कर सकती है, हर जगह ट्रेवल कर सकती है, कोई भी मीडियम में। जो भी मीडियम, तीन जो मीडियम होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों कंप्रेस हो पा रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होगी, तीनों में फ्लो कर सकती है, क्योंकि तीनों मीडियम हल्के से कंप्रेस कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव की बात करें, जो ऐसे ऐसे करके वेव फ्लो होती थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी है, ऐसे ऐसे करके फ्लो हो रही है, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वेव के डायरेक्शन में ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स वेव सिर्फ कहां ट्रेवल हो सकती थी, सिर्फ सॉलिड में। लिक्विड और गैस में वो क्या हो सकती थी, नहीं ट्रेवल कर सकती थी, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों शेयर नहीं कर सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हर जगह फ्लो कर सकती है, हर एक मीडियम में बोला जाए तो, स्पेस में नहीं, क्योंकि स्पेस में अलग होगा। मगर ट्रांसवर्स वेव क्या है, सिर्फ सॉलिड में फ्लो करेगी, और पानी के ऊपर वाले सरफेस में हल्की सी आधी अधूरी। सेकेंड देखते हैं, अ मीडियम लाइक स्टील बार। यदि हम एक स्टील के बार, एक रॉड के बारे में बात करें, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट वाइल एयर सस्टेन ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये एक एग्जांपल के फॉर्म में एक स्टील बार के बारे में बात करें तो स्टील बार में क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन में ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर सकते हैं, और ट्रांसवर्स वेव भी क्या कर सकती है, उसमें फ्लो कर सकती है, क्योंकि क्या होंगे, पार्टिकल्स शियर भी सस्टेन करेंगे। और ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड्स में ही तो ट्रेवल कर सकती है, और कहां ट्रेवल करेगी, एक स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रही है ट्रांसवर्स वेव, तो वो क्या है, सॉलिड है। मगर यदि सिर्फ एयर की बात करें तो एयर में तो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल नहीं कर सकती है, सिर्फ क्या ट्रेवल करेगी उसमें, मतलब एयर में ट्रांसवर्स वेव नहीं, सिर्फ क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उसमें ट्रेवल करेगी। अब जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल देखा जाए तो लाइट वेव के बारे में बात करें, तो लाइट वेव क्या होती है, एयर में भी ट्रेवल करती है, और लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है।
तो कोई ऐसा सोच सकता है डाउट कि जब लाइट ट्रांसवर्स वेव है और कोई भी फ्लूइड्स में मतलब गैस और लिक्विड में ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो लाइट तो एयर में भी ट्रेवल करती है और पानी में भी ट्रेवल करती है। तो ऐसा है कि लाइट एक अलग प्रकार की वेव है, वो मैकेनिकल वेव नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं और उन लोग कहीं भी पहुंच जाते हैं, स्पेस में कोई भी मीडियम में जा सकते हैं। तो लाइट के केस में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट नहीं करते, लाइट के पास खुद की एनर्जी रहती है जो उसके पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हुए आते हैं। तो इसीलिए लाइट क्या होती है, एयर और वाटर में क्या हो जाती है, फ्लो कर जाती है। मगर वो एक प्रकार की क्या है, मतलब मैकेनिकल वेव नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सेकंड देखा जाए, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड व्हेन दे प्रोपोगेट थ्रू द सेम मीडियम। ये प्रॉपर्टी तो हम पहले भी देख चुके हैं कि यदि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जैसे एक स्टील बार में दोनों वेव ट्रेवल कर सकती है, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स भी, तो दोनों की स्पीड अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कि दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगे, दोनों यदि वेव ट्रेवल हो रही है तो दोनों अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगी। और एक ऐसा कौन सा मीडियम हो सकता है, एक सॉलिड ही हो सकता है जिसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों एक साथ ट्रेवल करे, और तो कोई मीडियम है नहीं जहां पे ट्रेवल कर पाएंगे दोनों सेम, मतलब क्योंकि सॉलिड में ही ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल कर सकते हैं, याद रखिएगा, और कोई तो मीडियम है ही नहीं। इन ए वेव मोशन ओनली डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू द मीडिया, द मीडियम डज नॉट ट्रेवल विद द डिस्टर्बेंस। ये हम ऑलरेडी जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टी में देखा है कि जब एक वेव ट्रेवल होती है किसी मीडियम में तो सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रेवल होता है, ऐसा नहीं कि पूरा मीडियम ट्रेवल हो जाए। एक तो एग्जांपल अभी हम और देखेंगे, जैसे हवा चलती है, विंड ब्लो होते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको वेव नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें पूरी हवा मूव कर रही है। तो जो भी विंड का मोशन है उसको हम वेव नहीं बोल सकते। यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, याद रखिए। आगे देखते हैं, वेव मे बी 1D 2D एंड 3D, एक डायमेंशनल भी हो सकती है, एक डायमेंशन में ट्रेवल करेगी, दो डायमेंशन में ट्रेवल करेगी, या तीनों दिशाओं में तीनों डायमेंशन में क्या होगी, वो ट्रेवल करेगी। मूड्स ऑफ डायमेंशन विल बी अकॉर्डिंग टू दी प्रोपोगेशन ऑफ द एनर्जी। अब उसकी एनर्जी कैसे, जैसे लाइट वेव क्या है, एक तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं है और वो दो डायमेंशनल प्रकार की हम वेव बोल सकते हैं क्योंकि उसमें दो ऑसिलेटिंग फील्ड है। मीडियम ऑफ एनर्जी इन 1D 2D और 3D, कैसी एनर्जी है उसके पास वो डिपेंड करता है। जैसे साउंड वेव जो है, साउंड वेव कोई भी बोला तो वो हर जगह पहुंचती है, आसपास जितने लोग भी रहेंगे सबके पास वो पहुंचती है। तो एक साउंड वेव क्या है, 3D है, वो 3D में ट्रेवल करती है पूरी, 3 डायमेंशन। आगे देखते हैं नेक्स्ट दो पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग आर 1 डायमेंशन। ये एग्जांपल है, एक स्ट्रिंग में हम जो ट्रांसवर्स वेव बना रहे हैं, जो हमने इलस्ट्रेशन में देखा, वो क्या है, 1 डायमेंशनल, क्योंकि वो एक डायमेंशन में ही मूव कर रही है। रिपल्स ऑन द सरफेस वाटर सरफेस आर 2 डायमेंशनल। अब हमने देखा कि जो पानी के सरफेस में जो लहर आती है उसमें क्या होता है, पार्टिकल गोल गोल घूमता है अपनी जगह में, मतलब वहां पे क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव भी होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती है पानी के सरफेस में। पानी के अंदर तो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल नहीं कर सकती, मतलब बल्क उसके पानी के अंदर सिर्फ क्या ट्रेवल करेगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि वो वहां पे कंप्रेस हो सकती है इसलिए। तो जो पानी के सरफेस में जो वेव रहती है वो दोनों का मिक्सचर रहता है, लॉन्गिट्यूडनल भी रहती है और ट्रांसवर्स भी रहती है, वाटर वेव्स की यदि हम बात करें तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल बोलते हैं। साउंड वेव प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स आर 3 डायमेंशनल। साउंड वेव क्या है, 3 डायमेंशनल। अब बोलेंगे तो ऊपर वाले, नीचे वाले, आजू बाजू सबको सुनाई देगा, तो साउंड वेव क्या है, 3 डायमेंशनल। और सेम वही वाली लाइन, यदि विंड की बात करें, जो आंधी चलती है, उसको हम वेव नहीं मान सकते क्योंकि उसमें पूरी एयर मूव कर रही है, डिस्टर्बेंस मूव नहीं कर रहा है। तो विंड क्या है, एक प्रकार की वेव नहीं है। Wind motion of air as a whole should not be confused with a sound wave which is propagation of disturbance। तो wind को हम sound wave के साथ confuse नहीं हो सकते क्योंकि sound wave क्या है, एक disturbance है। अब ये सब चीजों का फायदा क्या है कि एक तो आपको यहां से सारी एक एक लाइन समझ में भी आएगी, ऊपर से जो भी टेक्स्ट बुक रीड करता है तो टेक्स्ट बुक रीड करने वालों को भी क्या फायदा होगा, मैं सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूं। तो आप टेक्स्ट बुक भी रीड करेंगे तो आपको हर एक लाइन जो भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आप ऑलरेडी लाइन समझ लिए हैं यहां से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो नॉर्मल एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन रहता है कि कौन कौन सी वेव कैसी कैसी होगी उसके बारे में। ठीक है, क्या बोल रहा है, गिवन बिलो सब एग्जांपल्स ऑफ वेव मोशन। कुछ एग्जांपल्स है वेव मोशन के। स्टेट इन ईच केसेस इफ वेव मोशन इज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। बोल रहा है दोनों केसेस में बताओ कि कौन सा ट्रांसवर्स है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या दोनों है, दोनों वेव्स है, बताओ बोल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, अ मोशन ऑफ ए किंक। किंक का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की पल्स, जो हमने क्या देखा है, ट्रांसवर्स वेव जब हम पढ़ रहे थे तो जो पहला भी इलस्ट्रेशन देखा था हमने, वो ये एक प्रकार का किंक, अपवर्ड किंक था उसमें, मतलब एक प्रकार की वो पल्स है। इन ए लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग, फर्स्ट वाला भी हम देख रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग मतलब लॉन्गिट्यूड में, मतलब वो स्प्रिंग कैसी है, ऐसे
एक्स एक्सिस में, यह है स्प्रिंग एक्स एक्सिस में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक एक्स एक्सिस में कोई स्प्रिंग है, प्रोड्यूस्ड बाय डिस्प्लेसिंग वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इन ए साइडवेज। अब कैसी वेव प्रोड्यूस होगी यदि एक लॉन्गिट्यूडनल स्प्रिंग जो क्या है ऐसी है और उसमें हम क्या करते हैं, उसके साइड में हम हल्का सा वो देते हैं, उसको हम डिस्प्लेस करते हैं साइडवेज, ऐसा डिस्प्लेस करते हैं हल्का सा। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर आप बहुत सारी जगह देखेंगे तो आपको कोई बोलेगा ट्रांसवर्स, कोई बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल, कोई बोलेगा दोनों। इसका ओरिजिनल आंसर क्या है कि यहां पे एक स्प्रिंग में क्या होगी, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव फॉलो करेगी। याद रखिएगा क्यों ट्रांसवर्स वेव जाएगी, क्योंकि यदि आप स्प्रिंग को दबाते तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जाती है इसमें, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की होती है, मतलब पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन में ही वो क्या करते हैं, मोशन करते हैं। अब यहां पे क्या है, वेव जाएगी ऐसे, मगर पार्टिकल्स कैसे मोशन करेंगे, ऐसा ऐसा। जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स है, मतलब वो स्प्रिंग है, वो क्या हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगी। आप देखे होंगे एक खिलौना स्प्रिंग वाला रहता है, उसमें आप वेव देंगे तो वो ऐसे होके पूरी वेव जाएगी, क्योंकि यहां पे हम उसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ साइडवे पुश कर रहे हैं। याद रखिएगा तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो क्या होगा, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव होगा। बहुत सारी जगह आपको दोनों दिखाई देगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है इसके आंसर में कि क्या आंसर होगा, बट एकदम सही आंसर ये है कि यहां पे सिर्फ ट्रांसवर्स वेव जाएगी। कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि जो स्प्रिंग है जब उसमें ट्रांसवर्स वेव जा रही है तो स्प्रिंग कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे करके हो रही है, ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग जा रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके, तो उसका ये हिस्सा कंप्रेस हो रहा है, ये हिस्सा एक्सपैंड होगा, तो जो ऊपर क्रेस्ट और ट्रॉट रहेगा इस वेव का वो क्या होगा, कंप्रेस एक्सपांड होगा। तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी जा रही है, नहीं ऐसा नहीं है, ये क्या हो रहा है, कुछ एंगल से हो रहा है। याद रखिएगा तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं जा रही है। इसका मतलब यदि हम एक स्प्रिंग को साइडवेज से अपवर्ड किंक दें, मतलब अपवर्ड जर्क दें, तो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव जाती है उसमें। याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं जाती। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा हमारा, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हम देख सकते हैं क्या, ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक है, फिर से देखें तो स्प्रिंग कैसे हो रही है, ऐसे ऐसे करके हो रही है, ऐसे ऐसे करके क्या होगी, उसमें वेव जाएगी ऐसे करके। तो वेव इधर मूव कर रही है, पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव जाएगी, यहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं जाएगी। यदि उसको पुश करते हम स्प्रिंग को तब लॉन्गिट्यूडनल वेव जाती है। याद रखिएगा, और दोनों वेव तो नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ लोग का डाउट रहता है कि जो इसके कोने हैं वो कंप्रेस और क्या हो रहे हैं, डीकंप्रेस हो रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल भी जाएगी, नहीं, यहां पे सिर्फ ट्रांसवर्स वेव क्या होगी, फॉलो करेगी। याद रखिएगा फर्स्ट वाले का आंसर, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का, कि हम उसको साइडवे थ्रस्ट दे रहे हैं, एंड ऑफ द स्प्रिंग साइडवेज, हम एक स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है उसको हम ऐसे करके जर्क दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, ट्रांसवर्स वेव जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल नहीं जाएगी। सेकंड वाला देखते हैं, वेव प्रोड्यूस्ड बाय ए सिलेंडर कंटेनिंग ए लिक्विड बाय मूविंग इट्स पिस्टन बैक एंड फोर्थ। सेम जो अभी हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव का इलस्ट्रेशन देखा, एक पिस्टन, एक सिलेंडर है, उसमें पिस्टन मतलब पानी भरा हुआ है और पिस्टन को हम आगे पीछे कर रहे हैं, तो पिस्टन क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, डीकंप्रेस करेगा, यही चीज तो करेगा, तो वहां पे कौन सी वेव जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप आंसर तो पहले ही देख सकते हैं बट आपको समझ में आना चाहिए। तो सेकंड वाले का आंसर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं कैसे दोनों वेव जा रही है, जो आंसर में लिखा है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, वेव्स प्रोड्यूस्ड waves produced by a motor boat sailing in water। एक जब पानी में बोट चलती है तो पानी में कैसी वेव्स प्रोड्यूस होती है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि वाटर का जो सरफेस है वहां पे कैसी वेव्स प्रोड्यूस होती है, पार्टिकल गोल गोल घूमता है। अब पार्टिकल गोल गोल कैसे घूम सकता है, या तभी घूम सकता है जब वो ट्रांसवर्स वेव जैसा भी मोशन कर रहा होगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसा भी मोशन कर रहा होगा। याद रखिएगा पानी के सरफेस में जो वेव बनती है, जो लहर बनती है, वो दोनों रहती है, ट्रांसवर्स वेव भी रहती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी रहती है, दोनों एक साथ वहां पे होती है। पानी के अंदर शियर स्ट्रेस नहीं सस्टेन कर सकता वो, तो पानी के अंदर कौन सी वेव होगी, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वाटर की सरफेस में जो वेव बन रही है वो क्या होती है, दोनों होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों का मिक्सचर होता है, जो पानी में लहर बनती है वो। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों का मिक्सचर होगा, क्योंकि पार्टिकल गोल गोल घूमता है और वो तभी गोल गोल घूम सकता है जब वो दो एक्सिस में एटलीस्ट ऑसिलेशन करे। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय
वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कुछ एक क्रिस्टल्स रहते हैं, उनको वाइब्रेट कराएं हम, क्रिस्टल्स मतलब नॉर्मल जो आप देखते हैं, उनको यदि हम वाइब्रेट कराएं तो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है। अब क्या बोल रहा है, वो साउंड प्रोड्यूस कहां हो रहा है, एयर में प्रोड्यूस हो रहा है, और अल्ट्रासोनिक वेव है। तो क्या एयर में ट्रांसवर्स वेव बन सकती है? नहीं बन सकती, क्योंकि एयर तो शेयर सस्टेन ही नहीं कर सकती। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड में बन सकती है। तो यहां पे आंसर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और अल्ट्रासोनिक जो बोल रहा है, एक प्रकार की वो साउंड वेव ही क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव नहीं होगा, क्योंकि एयर में तो ट्रांसवर्स वेव बन ही नहीं सकती। तो फोर्थ का आंसर क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी में भी। ऊपर स्प्रिंग वाला जो फर्स्ट वाला था, तो याद रखिएगा सिर्फ ट्रांसवर्स वेव बनेगी, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं बनेगी, क्योंकि स्प्रिंग को हम साइडवर्ड जर्क दे रहे हैं, पुश नहीं कर रहे हैं यहां। फर्स्ट वाले में ही लोगों को डाउट रहता है। ठीक है, अब एक की पॉइंट देखते हैं। ये की पॉइंट आपको अभी एकदम एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा, जब हम इसका डायग्राम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। किसी भी वेव को हम दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। यहां पे वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इसीलिए अलग होगी। वी कैन लुक वेव इन टू वेज, दो तरीके से हम किसी वेव को देख सकते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, इसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे, फिर मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगा तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा। वी कैन फिक्स एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड पिक्चर द वेव इन दी स्पेस। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक समय फिक्स कर दिए, हम वेव को देख रहे हैं 2 सेकंड में। 2 सेकंड में वेव कैसी बन रही है, ये 2 सेकंड में ऐसी वेव है। यहां पे टाइम क्या हो गया, 2 सेकंड। 2 सेकंड में हमने वेव को देखा, 3 सेकंड में उसका वेव कुछ और होगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पहला तरीका वेव को देखने का, टाइम फिक्स कर दिए, 2 सेकंड में ऐसी वेव बन रही है। तीसरे 3 सेकंड में देखेंगे तो वेव कुछ और हो सकती है, ऊपर का क्रस्ट कहीं और हो सकता है, यहां हो सकता है, ये यहां हो सकता है। ठीक है, दिस विल गिव अस द शेप ऑफ द वेव एज अ होल। ऐसे में क्या होता है, हमें एक पूरे वेव का शेप मिलता है एज अ होल इन स्पेस। स्पेस मतलब सारी चीजें तो स्पेस में ही है, एट ए गिवन इंस्टेंट, उसी पल में। तो ये एक तरीका है वेव को देखने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है देखते हैं। अनदर वे इज टू फिक्स अ लोकेशन, i.e. fix our attention on a particle of the element of the string and see its oscillation motion in time। दूसरा तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग में ऐसे ऐसे वेव जा रही है, ये स्ट्रिंग थी। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहां पे पूरी वेव को ना देख के सिर्फ एक पार्टिकल को देखते हैं। यहां वाले एक पार्टिकल को देखते हैं। ये पार्टिकल क्या होगा, अलग अलग जगह में, अपनी जगह में क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, ऐसे ऊपर नीचे होगा अपनी जगह में। तो हमें पूरी वेव को देखने की जरूरत नहीं है, बस इस पार्टिकल पे ध्यान रखते हैं। ये पार्टिकल क्या है, अपनी जगह में ही ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब एक एक्स फिक्स कर रहे हैं यहां पे। दो तरीका है, तो एक पार्टिकल को भी हम देखेंगे तो भी हमें उसके आजू बाजू की पूरी वेव दिखेगी, या हम पूरा टाइम फिक्स कर दें। ये दो तरीका होता है, इसलिए यहां पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन रहता है उसमें दो चीजें आती है। तो ये दो तरीका है, हल्का से मैं आपको वो दिखाता हूं क्योंकि इसको हम देखेंगे। पहला तरीका, ये कोई भी टाइम इंस्टेंट में वेव को फिक्स कर दो, या एक दूसरा तरीका, एक पार्टिकल पे फोकस रखो, ये पार्टिकल कहां कहां मूव कर रहा है। इस तरीके से हम वेव को देख सकते हैं, दो तरीके से। ठीक है, अब ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा, पहले हम क्या करते हैं, इसके रिलेशन को डिराइव करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे वेव का डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव, जैसे हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका एक डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है। प्रीवियस चैप्टर हमने 11th में ये चीज देखी थी, मतलब जो चैप्टर हमारा ऑसिलेशन था उसमें हमने ये चीज देखी थी। अब जस्ट उसके बाद वाला ये चैप्टर है, तो यहां पे भी हमें वेव का एक डिस्प्लेसमेंट रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इक्वेशन वैसी ही रहेगी, बस कुछ चीजें और क्या होगी, एक्स्ट्रा आएगी। ओके, तो मेन क्या करते हैं, कंसिडर करना है हमें कोई भी एक वेव। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडरिंग ट्रांसवर्स वेव। एक हम ट्रांसवर्स वेव कंसिडर कर देते हैं, जो क्या होती है, ऐसे ऐसे जाती है। मतलब इसमें ट्रांसवर्स वेव का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वेव जिस डायरेक्शन में जाएगी पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब वेव का जो हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, y x t, ये क्या रहता है वेव का। अब क्या है, y क्या बताएगी हमें, डिस्प्लेसमेंट। अब पुराना यदि हम याद करें इसके पहले वाला चैप्टर ऑसिलेशन का, तो वहां पे हम क्या लिखते थे, एक्स टी लिखते थे, एक्स टी। मतलब जो भी वेव है, एक्स क्या बता रहा था, एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट बता रहा था। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का भी फंक्शन है और किसी एक स्पेस के एक पॉइंट का भी फंक्शन है। तो यहां पे क्या हो रही है, दोनों चीजें हो रही है।
मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, हर टाइम में उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक, पूरी इक्वेशन देखते हैं। इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ये क्या है, जनरल इक्वेशन किसके, एक वेव के पूरे डिस्प्लेसमेंट के मोशन। ठीक है, यदि हम पुरानी इक्वेशन देखें ऑसिलेशन में, तो ऑसिलेशन में हमने ये सारी टर्म तो देख ली थी। ऑसिलेशन की यदि हम इक्वेशन लिखते थे वहां पे तो क्या लिखते थे, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी। वहां पे डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते थे, जो भी डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल। कैसे, क्योंकि हम मानते थे कि ये पार्टिकल है, ये उसका पॉजिटिव एक्स है और ये उसका नेगेटिव एक्स है, ये ओरिजिन है, एक्स में उसका डिस्टेंस क्या है वैसा डिस्प्लेसमेंट देखते थे वहां पे, क्योंकि पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा था। यहां पे ट्रांसफर्स वेव है, यहां पे पार्टिकल कैसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब एक पॉजिटिव वाई होगा और एक नेगेटिव वाई होगा। वैसे तो ये पूरा पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड चेंज होगा, बट यहां पे पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, क्योंकि हम क्या लिए, एक प्रकार से ट्रांसवर्स वेव लिए, तो इसलिए हमने वाई लिया। वहां पे हम क्या लिखते थे, ए कॉस थीटा लिखते थे। ठीक है, थीटा का ही मतलब क्या होता था, ओमेगा टी होता था, कॉस ओमेगा टी, यही डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती थी। ए क्या बताता था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब एक वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये बताता था हमें एम्पलीट्यूड। ठीक है, और हम एक और चीज क्या करते थे, यहां पे फाई लिखते थे। फाई क्या बताता था, फेज। यदि एक वेव अपने ओरिजिन से चालू हो रही है तो अगली वेव कहां से चालू होगी, कौन पहले चालू हो रहा है कौन पीछे चालू हो रहा है। यदि फाई होता 90 डिग्री तो अगली वेव क्या होगी, 90 डिग्री से चालू होगी। यदि फाई होता 180 डिग्री तो अगली वेव 180 डिग्री से चालू होगी। फाई क्या बताता था, फेज, कौन सी चीज आगे चल रही है कौन सी चीज पीछे चल रही है। यहां पे मतलब क्या है, यदि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो एक वेव ओरिजिन से चालू हुई है, यदि इसकी वैल्यू कुछ 90 डिग्री हो गई तो अगली वेव 90 डिग्री पार होने के बाद वो चालू है। ये दो वेव के बीच का हमारा क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है फाई, कि कितना फेज डिफरेंस है। ऐसा हमने ऑसिलेशन में मढ़ा है, तो बाकी सारी चीजें क्या है, वही है, यहाँ पे सेम वही चीज है सब चीजों के बारे में भी हम देखें तो ये पूरी चीजें क्या है, सेम है यहाँ पे। वाई क्या बताएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। सब चीजों के बारे में एक बार लिख देते हैं, तो वही ए यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी थीटा है, सेम वही चीज। फाई क्या है हमारा यहाँ पे, फेस। अब ये जो एक और नया टर्म आया है यहाँ पे, के एक्स, ये के एक्स इसलिए आया है, एक्स तो नॉर्मल एक्स डिस्टेंस है और के एक क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। ये जो टर्म आई है वो इसके कारण आई है क्योंकि हम वाई को मान रहे हैं कि वो एक्स का भी फंक्शन है। हर एक अलग अलग एक्स डिस्टेंस में वेव अलग अलग बनेगी। तो दो तरीके से हमने बोला वेव को देखेंगे, एक तो किसी टाइम पीरियड को हमने फिक्स कर दिया, या एक पार्टिकल को ही हम देख रहे हैं कि वो कैसा है, एक्स कौन सी जगह में है वो एक्स में। तो इसलिए ये दो तरीका, वाई टी बस रहता तो बस ये दोनों टर्म आती, ओमेगा टी और फाई, मगर यहाँ पे एक एक्स भी आ जा रहा है, इसलिए के एक्स वाली टर्म क्या हो रही है, और एक्स्ट्रा आ रही है। आगे जाके क्या होगा आपको और इन चीजों के बारे में समझ में आएगा। तो वाई क्या बताता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। अब ट्रांसवर्स वेव है इसलिए हम क्या ले रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं। इसलिए हम y में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। वेव जा रही है आगे की तरफ, पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं वेव से 90 डिग्री। तो यही बताएगा कि पार्टिकल कहां पे है हर पल में, और हर एक डिस्टेंस में आगे आगे एक्स में पार्टिकल कहां पे है, ये चीजें बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें ए के बारे में। तो अब यहां से ये टाइम तो पता है हमें कि वाई एक फंक्शन है टाइम का। वेव ऐसे साइनोसॉइडल वेव है, हर टाइम में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अलग, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अलग, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वाई टाइम का फंक्शन है। एक्स का मतलब एक्स में कितना भी आगे जाए, हम एक एक जगह फिक्स करते जाए, वहां पे वाई की वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो वाई दो चीजों के कारण चेंज हो रहा है, यदि टाइम की वैल्यू चेंज हुई तो भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, एक्स की वैल्यू चेंज हुई मतलब हमने कोई भी एक पॉइंट लिया तो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो एक्स क्या बताता है हमारा, कि कौन सा हम पोजीशन ले रहे हैं, पोजीशन ऑफ मीडियम
पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल हम ले रहे हैं, कितना आगे ले रहे हैं, ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ए के बारे में देखें तो ए हमारा सिंपली क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है किसी वेव का, एम्पलीट्यूड क्या होगा, एक पॉजिटिव ए और एक नेगेटिव एम्पलीट्यूड, कि वो कितना डिस्प्लेस हो रही है अपनी मीन पोजीशन। ठीक है, अब यदि ये पूरी टर्म की बारे में बात करें हम, ये पूरी टर्म को लें के एक्स ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इस पूरी टर्म को हम बोलते हैं कि वो साइन का आर्ग्यूमेंट, या एक प्रकार से हम बोले फेज कांस्टेंट। ये पूरी टर्म ओमेगा टी हम जानते हैं थीटा है, वो एक प्रकार का एंगल है वो, क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यदि ये एक थीटा है, यहां पे एक पॉइंट ले लूं मैं और ये पॉइंट पूरा घूमेगा इस सर्कल में, तो इसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो वो हर बार इधर इधर ही ऐसे ऐसे ही आएगा, तो इसलिए हम क्या लेते हैं थीटा। और थीटा क्या, ओमेगा टी क्या है, एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे थीटा ही है। ठीक है, फाई हमें बताएगा फेज, कि कौन सी आगे चल रही है कौन सी पीछे चल रही है। यदि हम किसी और एक वेव से कंपेयर करेंगे, नॉर्मल एक वेव से लेते हैं हम, तो उसमें भी देख सकते हैं कि हमारे ओरिजिन से वो 90 डिग्री आगे चालू हो रही है। तो ये पूरी टर्म क्या है हमारी, फेज ऑफ द वेव। पूरी टर्म हमारी क्या है, एक प्रकार की ये फेज क्या बताती है, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव एट एनी पोजीशन। वेव का क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट बताती है किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे, इसलिए एक्स आ रहा है और टी भी आ रहा है यहां पे, तो किसी भी टाइम में भी बताएगी, एट एनी पोजीशन, एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो ये नॉर्मल एक इक्वेशन है वेव की, जनरल हम बोले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम नॉर्मल है। y जो है वो x का भी फंक्शन है और t का भी फंक्शन है, आगे जाके आपको समझ में आएगा। मतलब यदि टाइम चेंज होता है तो भी y की वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि एक साइनोसॉइडल वेव है, उसकी हर एक मिनट के बाद वैल्यू चेंज हो रही है। x मतलब क्या है, हर एक पोजीशन पे, यदि हम यहाँ पे एक्सिस ले लिए और हर एक पोजीशन पे x देखें तो वेव क्या होगी, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का। तो दो तरीके से ले रहे हैं, यदि सिर्फ t लेते तो ओमेगा टी और फाई आता, मगर यहाँ पे x भी ले रहे हैं, इसलिए के एक्स क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए ये सब क्या है, एकदम नॉर्मल सी चीज है। बहुत सारे लोग ऐसी वेव की इक्वेशन देख के टेंशन में आते हैं कि इसको कैसे हम समझेंगे। आगे जाके हर एक चीज आपको क्या होती जाएगी, क्लियरली होती जाएगी, जब हम हर एक वैल्यू को क्या लेंगे, लेते जाएंगे। ठीक है, अब ओमेगा की बात करें तो ओमेगा आप जानते हैं क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, जो वेव है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि एक पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और उसको हमने कोई भी डायमीटर में प्रोजेक्ट किया है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है घूमने की, वही आप एक प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक और चीज आया के, तो के होता है हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। जब हमारा इस चैप्टर का सेकेंड मेजर टॉपिक शुरू होगा तो आपको इसके बारे में क्या होगा और समझ में आएगा। एंगुलर वेव नंबर, इसी वीडियो में हम क्या करेंगे, इस के की वैल्यू को डिराइव भी करेंगे। कुछ नहीं, 2 पाई बाय लैम्डा होती है, मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करती है और 2 पाई पे से रहती है। तो के क्या है, एक प्रकार का प्रोपोगेशन कांस्टेंट, अभी इसको हम क्या करेंगे, डिराइव भी करेंगे यहाँ। तो ये सारी क्या है चीजें वेव की, एकदम नॉर्मल इक्वेशन है, कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक पीरियोडिक फंक्शन की इक्वेशन हम ऐसे ही लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी। बस यहाँ पे क्या है, फाई आ रहा है जो बताएगा कब चालू हो रही है वेव, ओरिजिन से चालू हुई कि थोड़ा आगे चालू हुई। के एक्स किसके कारण आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे वाई को एक्स का भी फंक्शन मान रहे हैं, इसलिए के एक्स कॉन्स्टेंट उसके कारण भी आ रहा है पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हुई वेव की इक्वेशन नॉर्मल। अब इसको हम क्या करते हैं, एक फोरियर का रिजल्ट रहता है, वो चीज के बारे में देखते हैं। क्या आई है हमारी नॉर्मल इक्वेशन, y मतलब एक डिस्प्लेसमेंट है, ट्रांसवर्स वेव लिए इसलिए हम y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल है वो क्या होगा, वेव ऐसे मूव कर रही है हमारी, मान लेते हैं ये वेव मूव कर रही है,
तो ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे ऐसे ऐसे, तो हर जगह उसका क्या होगा, वाई अलग अलग होगा, हर एक टाइम में वाई अलग अलग होगा, तो यही वाई क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने ट्रांसवर्स वेव कंसीडर करी है। ठीक है, अब जो y है वो फंक्शन है x का भी और टाइम का भी, मतलब x चेंज होगा तो भी x अलग अलग x में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग होगी, और अलग अलग टाइम में 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड हर एक टाइम में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अलग होगी, इक्वल टू a। ये वेव का एम्पलीट्यूड बताता है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये x के, इसको x का भी फंक्शन ले रहे हैं इसलिए के एक्स आया, के हमारा एंगुलर वेव नंबर प्लस 5, माइनस साइन यहां पे ये बताता है कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। यदि यहां पे पॉजिटिव साइन आ जाता तो उससे हमें ये पता चलता कि जो वेव है वो क्या हो रही है, हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। फाई क्या है, हमारा फेज, वो बताएगा कौन सी वेव कब चालू हो रही है, कोई पहले चालू हो रही है, कोई 90 डिग्री आगे चालू हो रही है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे एक फोरियर रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि वो क्या होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम पूरा मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं बी, साइन ए साइन ए प्लस बी का, तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यह है हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। ठीक, तो इसी को हम क्या करते हैं, खोलते हैं ये वाली पूरी टर्म। ओके, तो y की वैल्यू हर एक x में अलग अलग आएगी और हर एक टाइम में अलग अलग आएगी, तो y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी ए। अब इस वैल्यू को खोलते हैं, तो साइन ए, साइन ब्रैकेट में a क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस बी कॉस 5, बीच में प्लस साइन कॉस ए, के एक्स माइनस ओमेगा टी, कॉस ए हो गया, और साइन बी साइन 5, ये हो गया। हमने क्या किया, रिलेशन को खोल दिया। ठीक, अब क्या करते हैं यहां पे, ये a क्या है, ये a मतलब दोनों के पास है, प्लस में है बीच में है, तो ये a और cos फाई को हम क्या ले लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। अंदर दे देंगे a को तो a सबके पास आ जाएगा, दोनों के पास, और a cos फाई को हम अलग लिख देते हैं, a cos फाई। अब क्या बचा यहाँ पे, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही वैल्यू बची। ठीक है, प्लस a इसके पास भी है और साइन फाई के साथ लिख देते a साइन फाई, और यहां पे अब क्या बचा, cos के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हम मानते हैं एक टर्म y इक्वल टू एक्स टी, ये जो पूरी टर्म है इस पूरी टर्म को हम मान लेते हैं a cos फाई को हम मान लेते हैं a, और a sin फाई की जो टर्म है उसको हम मान लेते हैं b। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आपको लगेगा अजीब, मगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये चीज क्या होती है, बहुत काम आती है। सेम यदि आपको ये चीज देखनी है तो यही चीज करके हमने एक न्यूमेरिकल बनाया है ऑसिलेशन के एकदम पहले वीडियो में। ऑसिलेशन में ही सेम हम हमारे फोरियर का रिजल्ट यूज करते हैं, वहीं से हमने न्यूमेरिकल बनाया, तो आप देख सकते हैं ये चीज यूज करके हमारा क्या फायदा होता है, न्यूमेरिकल बनाने का काम आता है, और वहां से ये ए और बी की वैल्यू क्या होती है पता चल जाती है हमें, क्योंकि वेव की नॉर्मल इक्वेशन ऐसी रहेगी तो अब इससे पूरा निकाल सकते हैं। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट a इक्वल टू स्मॉल a cos फाई एंड b इक्वल टू स्मॉल a sin फाई, ये दोनों चीजों को कंसीडर कर रहे हैं। तो हम अपनी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, ये वाली y फंक्शन होगा x t का, यहां पे आ गया a इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस बी कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिख सकते हैं हम ए और बी के टर्म में, बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, और यही क्या है, एक प्रकार का फोरियर रिजल्ट ए। अब यदि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ए बी की वैल्यू निकलेगी तभी हमारा स्मॉल ए निकलेगा, एम्पलीट्यूड। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, वेयर
ए इक्वल टू, यदि मतलब हमें एम्पलीट्यूड निकालना रहा तो एम्पलीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हैं, इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम्पलीट्यूड की वैल्यू आएगी क्योंकि वहां पे क्या है, कॉस और साइन फाई है, दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी। ये टेक्निक क्या होती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आती है। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो फेज डिफरेंस है फाई, उसको भी निकाल सकते हैं कैसे, tan इनवर्स ए बाई बी करके। ये जो रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट किसने दिया था, फोरियर का रिजल्ट है। और वो क्या बोलते हैं कि कोई भी वेव को हम सुपर पोजिशन ले सकते हैं कॉज और साइन का। क्या बोलता है, फोरियर का रिजल्ट देख सकते हैं, एनी पीरियोडिक फंक्शंस, ये जितने भी फंक्शंस हैं क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं उनका टाइम पीरियड सेम है। हर बार वो पार्टिकल क्या होगा, सेम अपने टाइम पीरियड से ही ऑसिलेट करेगा आगे जाते हुए। तो एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी expressed as a superposition of sine or cos function, sine and cos function, sine and cos function of different time period with suitable coefficients। जो a और b लिए हैं हम, वो कोफिशियंट्स ही हैं। ये क्या था, फोरियर का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। और ये क्या होता है, बहुत काम आता है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आप देखेंगे तो जाके ऑसिलेशन का पहले, इसके पहले वाला जो चैप्टर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने बनाया है ऐसा। और जब भी ऑसिलेशन और वेव शुरू होता है तो ये वाला एक ऐसा एक्सप्रेशन से, डेरिवेशन से ही क्या होता है, ये दोनों चैप्टर शुरू होते हैं। आप दोनों बुक में देख सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक या कोई भी बुक में देखिए। ठीक है, तो अभी हमने समझ में आया कि वेव का रिलेशन क्या है। ठीक है, अब देखते हैं वहां पे एक माइनस साइन का क्या है स्कीम। बाकी सब चीजें तो हमें समझ में आ ही रही है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट, इफ जो वेव है हमारी, इफ वेव ट्रेवल इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके इसी से आपको क्या होने लग जाएगा, नहीं समझेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ डाउट होने लग जाएगा। यदि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, वाई फंक्शन है, एक्स में भी वाई चेंज होगा और टी में की भी अलग अलग वैल्यू में वाई चेंज होगा। ए एम्पलीट्यूड साइन के एक्स, के है हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट और ये के एक्स की वैल्यू सिर्फ एक्स के कारण आई है, माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये जनरल इक्वेशन है, ओरिजिनली जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें यहां से हट जाती है। माइनस आया साइन तो इसका मतलब क्या है, वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब कि जो वेव है वो क्या जा रही है, ऐसे जा रही है, यहां पे ऐसे ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। सेकंड देखते हैं, यदि इफ वेव ट्रेवल इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो बस क्या होगा, वो जो पॉजिटिव साइन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी सब चीजें सेम रहेगी। वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, ए हमारा एम्पलीट्यूड, साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा प्लस फाइव। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब जो वेव है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, उल्टा लेते हैं हम। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और ये हमारी वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ। या
एक्स एक्सिस में ही क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो ये क्या होते हैं, दो ठोक रिलेशन होते हैं, बस क्या फर्क है, माइनस और प्लस साइन का। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं वो दो ठोक चीजें जो क्या थी। ये जो की पॉइंट था, ये की पॉइंट का जो डायग्राम है, पहला तरीका टाइम फिक्स कर दो वेव को देखने का। तभी y क्या है, फंक्शन है x और t दोनों का। y क्या है, फंक्शन है x और t दोनों का। टाइम फिक्स कर दो, टाइम फिक्स कर दिया, ये पूरी वेव हमें दिखेगी। अब ये डॉट मत देखिए, टाइम फिक्स कर दिया तो ये पूरी वेव हमें दिख रही है। ये x साइन क्या बता रहा है, यहां पे क्रस्ट है इसका। ठीक है, टाइम फिक्स किए एक टाइम में, ऐसा 1 सेकंड में। 2 सेकंड में देखिए वेव को, तो ये x साइन देखिए इसके पास है। 2 सेकंड हुआ तो ये x साइन थोड़ा सा अपने ओरिजिन से क्या हो गया, दूर हो गया। 3 सेकंड में देखिए x साइन थोड़ा सा और दूर हो गया। देखिए क्रस्ट हल्का सा मूव कर रहा है, अलग अलग टाइम में हम देख रहे हैं इसको। 4 सेकंड में देखें तो ये क्रस्ट क्या हो गया, अपनी दूसरी जगह में आ गया, यहां अभी भी नहीं आया, अभी ये क्या हुआ है, आधा पार हुआ है, यहां पे आ गया। 5 सेकंड में देखें तो आप देखिए पूरा अपना सेकंड पोजीशन पे आ गया। यहां पे एक्स साइन था, यहां पे आ गया, पहले एक्स साइन यहां था, यहां आ गया। तो हर 1 सेकंड में क्या हो रही है, वेव आगे बढ़ रही है, आपको दिख रहा है। हर एक टाइम में कैसे दिख सकता है ये चीज, एक्स को देखिए, एक्स पास में था, थोड़ा दूर में हुआ, थोड़ा दूर में हुआ, और दूर हुआ, एकदम दूर हो गया, सेकंड वाले टॉप के ऊपर आ गया हो। तो ये अलग अलग टाइम में ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वेव को देख सकते हैं। दूसरा तरीका वेव को देखने का, एक पार्टिकल को बस देखते हैं। ये पार्टिकल अभी इतना डिस्टेंस में, फिर ये पार्टिकल क्या हो गया, नीचे आ गया, नेगेटिव डिस्टेंस में आ गया। फिर ये पार्टिकल अभी भी नेगेटिव डिस्टेंस में मगर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये पार्टिकल पॉजिटिव डिस्टेंस में आ गया, अभी भी ये पार्टिकल पॉजिटिव डिस्टेंस में। तो इस पार्टिकल को देख के वेव को इमेजिन कर सकते हैं। वाई जो है वो फंक्शन है एक्स और टाइम का, हम दोनों तरीके से वेव को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो यही चीज है यहां पे। और अब सेकंड चीज, कोई भी दो पॉइंट ले लें हम जो सेम फेज में रहेंगे, जैसे यहां वाला एक पॉइंट और सेम ऐसा अगले वेव में भी पॉइंट लेना है, तो उस दोनों डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। या हम दो क्रस्ट ले लें, जनरली हम सिंप्लिसिटी के लिए क्रस्ट लेते हैं, तो यही क्या होगा हमारा लैम्डा, वेवलेंथ। कोई भी दो पॉइंट सेम फेज में लेना है हमें, यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने और अगला यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ये दोनों पॉइंट ले लिया, तो ये भी क्या बताएगा, वेवलेंथ। जनरली हम क्रस्ट और ट्रॉट को लेते हैं, ये दोनों दो ट्रॉट को ले लेते हैं हम, ये दोनों बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा। ये हो जाएगा हमारा लैम्डा, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। दो क्रस्ट और दो ट्रॉट के बीच का वेवलेंथ। या इसका एक और डेफिनेशन रहता है कि एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे कितना, मतलब एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट कर लिया एक मोशन, तो वेव कितना आगे बढ़ा। ये क्या है, इसका दो ठोक डेफिनेशन। तो ये आपको समझ में आया, दो तरीके से हम वेव को कैसे देख सकते हैं। इसलिए हम y को फंक्शन क्या ले रहे हैं, x और t दोनों का फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, और वेव क्या हो रही है, उस तरफ बढ़ रही है। पहले वाले में एरो दिखाया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ वेव जा रही है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, रेड रंग का ए आप देख सकते हैं, वो क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड है यहाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं एम्पलीट्यूड और फेस के बारे में, फिर इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा डिराइव भी करेंगे। अभी वाला लेक्चर तो एकदम सिंपल है, आगे जा जाके चीजें और क्या होती जाएगी, थोड़ी सी और आपको मजा आएगा देखने में। एम्पलीट्यूड और फेस के बारे में देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle from their equilibrium position as a wave passes through them is known as amplitude of the particle। कोई भी पार्टिकल जब उससे वेव पास होगी तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कैसे, मान लेते हैं ये 4 पार्टिकल है, एयर में तो नहीं, किसी सॉलिड में मानते हैं, हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वेव यहां से गुजरी, तो जब वेव गुजरेगी तो ये पार्टिकल क्या होगा, इधर पहुंच जाएगा, फिर अगला पार्टिकल और ऊपर चल देगा, ऐसे करके क्या होगा, तभी तो ऐसे वेव बनती है। तो ये पार्टिकल अपने पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जब उससे वेव पास होगी। जैसे ये पार्टिकल से वेव पास होके गई ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, नीचे आ गया, तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड में आ गया हो। तो ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। कोई भी वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऐसे हम एक वेव बनाते हैं नॉर्मल वाली, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है। अब ऐसा हम बनाते हैं तो इस वेव फ्रंट मूव करता है। ओरिजिनली क्या है, ये ऐसा ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करते हैं, तो इसलिए ऐसा वेव बनता है। हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऐसा मूव करता है कि ऐसी वेव जाती है। ठीक है, एज अ वेव पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। वाई, जिसको हम बोल रहे थे फंक्शन एक्स टी का, यही चीज हम लिखें, वेरीज बिटवीन ए से नेगेटिव है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है, एक मतलब एक तरफ के इधर, और एक तरफ क्या हो सकता है, नेगेटिव में मैक्सिमम हो सकता है। सिंपल इसको समझ सकते हैं, एक पार्टिकल है और वो एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, तो एक क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव एक्स में जा सकता है,
एक क्या होगा, वो नेगेटिव एक्स डिस्टेंस में जा सकता है। इसी चीज को हम 90 डिग्री करके देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। ये हमने कैसा देखा है, ऑसिलेशन में। तो उसका एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है एक तरफ, और एक तरफ मिनिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। ये बस एक डायरेक्शन है कि पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव तरफ में मैक्स जा रहा है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव तरफ में वो मैक्स जा रहा है। एम्पलीट्यूड ये बताता है। हियर ए रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडिया फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। जिस पोजीशन, जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है, उसके बाद वो ऑसिलेट करेगा उस पोजीशन, उसी पोजीशन को, नॉर्मल पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। आगे देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट y में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डिस्प्लेसमेंट y है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, किसी भी पॉजिटिव एक्सिस में भी हो सकती है, नेगेटिव एक्सिस में भी हो सकती है, अपने मीन पोजीशन के अबाउट। बट a इज पॉजिटिव, मगर जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड बताएगा कि कितना मैक्स जा रहा है वो। अब वो नेगेटिव जगह में मैक्स जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट बता देगी, पॉजिटिव जगह में मैक्स जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट बता देगी वहां। इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। ए को तो हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द क्वांटिटी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां पे माइनस साइन है, इसका मतलब एक्स जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इज कॉल्ड फेज ऑफ द वेव। पूरे टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, फेज बोल सकते हैं, या आप सिंपली फाई को भी जो फेज रहता है वो भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, आर्ग्यूमेंट। कोई भी साइन के बाजू में थीटा आता है, ओमेगा टी आता है, उन सब चीजों को साइन और कॉस के साथ जो भी चीज रहती है उसके एंगल में, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। विच अपीयर एज दी आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन के वो आर्ग्यूमेंट में आते हैं। अब एक और चीज, जो हमने वेव की इक्वेशन ली वो हमने साइन की क्यों ली, कॉस की क्यों नहीं ले सकते थे? दोनों की ले सकते हैं, साइन की भी कॉस की भी, मगर जनरली जो हमारी वेव है वो क्या हो रही है, यहीं से ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम साइन की इक्वेशन ले रहे हैं। यदि हमारी जो वेव होती वो क्या होती, कोई एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से शुरू होती। जितने भी लोग ऑसिलेशन पढ़े होंगे प्रीवियस चैप्टर, उनको समझ में आ रहा होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से शुरू हुई रहती तो हम कॉस की वेव लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों फंक्शन तो सेम ही है, बस शुरुआत कहां से हो रही है इसलिए हम उसको वैसे लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको हम कैसे डिराइव करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, वेवलेंथ और एंगुलर वेव नंबर, मतलब जो कांस्टेंट आया था हमारा उसके बारे में हम देखते हैं। जो के आ रहा था वो क्या चीज है। फर्स्ट हम देखते हैं अपना वेवलेंथ के बारे में। अब वेवलेंथ का डेफिनेशन देखें तो दो प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। जो दो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, हैविंग सेम फेस। सेम फेस का मतलब क्या है कि वो एक ही वेव के दोनों पार्टिकल्स हैं, इज कॉल्ड वेवलेंथ। मतलब एक पार्टिकल के पास पहुंचा, फिर अगला वेव एक पार्टिकल के पास पहुंची, फिर अगले पार्टिकल के पास पहुंची, तो ये जितना डिस्प्लेस हुआ, अगला पार्टिकल भी जितना डिस्प्लेस हुआ उतना ही डिस्प्लेस, जैसे मान के चलिए ये कुछ प्लस वाई डिस्प्लेस हुआ, अगला पार्टिकल भी जब उतना ही वाई डिस्प्लेस होगा तो वो दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या होगी, हमारी वेवलेंथ होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। नहीं भी समझ में आया तो एक और डेफिनेशन है इसका, एक और तरीके से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि डेफिनेशन क्या रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रेवल्ड बाय ए वेव ड्यूरिंग द time in which any particle of medium completes
कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन किसके? अपने मीन पोजीशन के अबाउट इट्स मीन पोजीशन is known as wavelength. कितना टाइम लग रहा है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, एक पार्टिकल जब क्या कर ले रहा है, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले रहा है. सिंपलिसिटी के लिए हम बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ के बारे में यदि हम एकदम सिंपली डिफाइन करें तो दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है. एक वेव जब अपने दो क्रेस्ट बनाएगी उसके बीच का डिस्टेंस, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट ऑफ ए वेव. ये क्या बोलते हैं? एक प्रकार से सिंपलिसिटी के लिए हम लेते हैं कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में. तो दो डेफिनेशन है इसका कि तो कितना मिनिमम डिस्टेंस हो रहा है दो पार्टिकल के बीच में जो क्या है सेम फेज में, और दूसरा डेफिनेशन क्या है कि एक पार्टिकल कब अपने मीन पोजीशन के अबाउट पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा. इसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यदि हम वेवलेंथ को यदि हम देखें कि वेवलेंथ को हम निकालते कैसे हैं, तो उस चीज के बारे में हम डेरिवेशन देखते हैं. फर्स्ट हमारा इक्वेशन लेते हैं हम अपनी डिस्प्लेसमेंट की, y इज इक्वल टू एक्स टी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव. फेस कुछ भी हो सकता है, अभी हम फेस के बारे में नहीं देख रहे हैं. ओमेगा माइनस ओमेगा टी मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या जा रही है? वेव जा रही है. ठीक है, अब लेते हैं हम टेकिंग फाई इक्वल टू जीरो, मतलब वेव अपनी ओरिजिन से ही चालू हो रही है. ठीक है, जो भी हम ओरिजिन लेंगे वहीं से वेव चालू हो रही है. एंड टी इक्वल टू जीरो, और वेव को हम कब देखने वाले हैं? एकदम 0 सेकंड में, जैसी वेव होने वाली है उसी समय हम देखेंगे. एक प्रकार मतलब टाइम जीरो है अभी वेव का, मतलब शुरुआती छोर है. तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो फाई जीरो हो जाएगा, और ये ओमेगा टी की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो क्या आएगा हमारा रिलेशन? बाई टाइम तो जीरो हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स और टी जीरो हो गया है इक्वल टू ए साइन, और क्या बचा? ये दोनों टर्म जीरो हो गई, के एक्स. ये आई हमारा रिलेशन, क्योंकि फाई और टी जीरो हो गया तो उसके साथ क्या हो जाएगा? ओमेगा टी भी जीरो हो जाएगा. अब देखते हैं नाउ, अब जो भी साइन फंक्शन रहते हैं और कॉस फंक्शन रहते हैं वो क्या होते हैं? हर 2 पाई बाद अपने जो वेव है उसको रिपीट करते हैं. एक वेव कंप्लीट किए 2 पाई बाद फिर उस वेव को रिपीट करेंगे. मतलब ये क्या होता है? ये जो पीरियोडिक फंक्शन रहते हैं इनका टाइम पीरियड होता है. तो हम जानते हैं नाउ टाइम पीरियड, कोई भी नॉर्मल सिंपल फंक्शंस रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं, वो सब 2 पाई बाद अपना क्या करते हैं? रिवॉल्व रोटेशन वापस से शुरू करते हैं. टाइम पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई, मतलब 360 डिग्री में वो वापस चालू हो जाएगा अपना. ओके, तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे? ये वाली टर्म को लेते हैं साइन के एक्स, साइन के एक्स. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? कुछ टर्म को ऐड करते हैं. साइन के एक्स प्लस 2n पाई. 2 पाई तो हम उसमें ऐड करेंगे ताकि वो वापस अपने आप को रिपीट करेगा. n एक और टर्म ले लेते कि वो कितने देर बाद रिपीट करेगा. 2 ठोक 2 पाई भी होगा तो भी तो वो अपने आप को फिर रिपीट करेगा ना. n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. अभी हम 1 मान लेते हैं, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, तो इससे क्या होगा? अब यहां से क्या करते हैं? ये k को कॉमन निकाल लेते हैं. तो यहां से रिलेशन क्या बनेगा? साइन k को हमने कॉमन निकाल दिया, x नॉर्मली वैसी ही है, और यहां पे k है नहीं, यहां पे k है नहीं, तो k क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा. ये क्या बना? हमारा रिलेशन बना. मतलब इतने टाइम में क्या होगा ना, पार्टिकल का ऑसिलेशन क्या होगा? एकदम सेम होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, अब यदि हम नेक्स्ट देखें, द
डिस्प्लेसमेंट the displacement will be सेम। कौन कौन से पॉइंट में क्या होगी? सेम डिस्प्लेसमेंट होगी एट पॉइंट्स। कौन सा वाला? एक तो नॉर्मल एक्स में, और एक्स प्लस 2n पाई बाई के में क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। तो कौन कौन से पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट सेम होगी हमारी? क्योंकि वो हर 2 पाई बात रिपीट कर रहा है, तो हर 2 पाई बात एक जगह तो पहुंचेगा ही ना जहां पे वो सेम डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो एक x में सेम डिस्प्लेसमेंट रहेगी, दूसरा x प्लस 2n पाई k में। अब यदि हमें लीस्ट डिस्टेंस निकालना है, जो क्या था हमारा एकदम स्टार्टिंग वाला डेफिनेशन था कि दो पॉइंट्स के बीच का लीस्ट डिस्टेंस, तो यहां से क्या हो जाएगा? और विथ n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकती है n की, क्योंकि वो उसके बाद तो क्या करेगा? वो रिपीट करेगा ही करेगा। तो द लीस्ट डिस्टेंस, ये दोनों पार्टिकल में अब उसकी डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगी, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो x और लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ही क्या होता है? लैम्डा होता है हमारा वेवलेंथ। तो x और x प्लस 2n पाई बाई k हो गया ये वाला टर्म। इससे इसको माइनस कर देते हैं, माइनस x। तो यहां से हमें दिख रहा है कि प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लैम्डा क्या आया? 2n पाई। और लीस्ट डिस्टेंस के लिए एक और कंडीशन यहां पे क्या रहेगी? फॉर n इक्वल टू 1, n की वैल्यू हम क्या करेंगे? 1 पुट करेंगे। तो यहां पे n भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई? लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के आया। यही हमारा रिलेशन आया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के। और के क्या है हमारा? एंगुलर वेव नंबर, ये आया। अब यदि हम यहां से एंगुलर वेव नंबर, या इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? वो 2 पाई बाय लैम्डा। ये क्या हो जाएगा? इसका रिलेशन। और यदि यूनिट्स देखें तो यूनिट्स क्या होगी? 2 पाई मतलब क्या हो जाएगा? एक प्रकार से रेडियन हो गया। और नीचे लैम्डा है तो वो किस में होगा? मीटर में होगा, या इसको पर मीटर भी बोलते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे जहां पे एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट की यूनिट पर मीटर भी लिख रहे हैं। तो कोई टेंशन नहीं, दोनों यूनिट हम लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एंगुलर वेव नंबर के बारे में। आगे देखते हैं कि जो हमारा पीरियड रहता है वो चीज हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी बेसिक चीजों के बारे में आपको पता ही होगा। एंड टाइम पीरियड का तो हमें डेफिनेशन पता है, बट यहां से हमें क्या मिलेगा? एक नया डेफिनेशन मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। अब यहां पे क्या कर रहे हैं? वी आर मॉनिटरिंग the motion of, अब वहां पे हमने टाइम 0 लिया था, यहां पे हम क्या करेंगे? अलग तरीके से लेंगे, x को 0 लेंगे, ऑफ द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसका मोशन हम मॉनिटर कर रहे हैं बाय पुटिंग x फाई इक्वल टू 0 फर्स्ट। ठीक है, फेस तो हम 0 ही मानेंगे, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, एंड x इक्वल टू 0।
प्रीवियस वाले में हमने टी को 0 रखा, यहां पे एक्स को 0 रख के देखते हैं कौन से इक्वेशन में, जो मेन हमारी जनरल इक्वेशन रहती है उसमें। ए माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसी में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो हमारी मेन जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। फाइव तो 0 हो गया, ठीक है, एक्स 0 हो गया तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहां पे भी 0, तो बस क्या आएगा, ए साइन माइनस ओमेगा टी। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y ब्रैकेट में x 0 हो गया है, टाइम है यहां पे, क्योंकि टाइम पीरियड ही हमें क्या करना है, एक प्रकार से फर्स्ट हमें निकालना है। ठीक है, और a साइन ब्रैकेट में क्या बचा, t है बस, तो बस माइनस ओमेगा टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, माइनस ए साइन ओमेगा टी, ये क्या रहती है, साइन की प्रॉपर्टी रहती है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का एक नॉर्मल डेफिनेशन तो रहता ही है कि एक साइकिल कोई भी पीरियोडिक फंक्शन कितने देर में कंप्लीट करता है। यहां से हमें एक और डेफिनेशन मिलता है, द टाइम टेकन by a wave to travel, एक वेवलेंथ डिस्टेंस जितना, ट्रेवल a डिस्टेंस टू वन वेवलेंथ कितना टाइम लगेगा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में, कितना, एक वेवलेंथ, इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ वेव। ये भी एक नॉर्मल सा रहता है, या एक साइकिल कंप्लीट करने में, या एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। ठीक है, अब हम जानते हैं हर 2 पाई बाद तो वो रोटेट करता है, ये साइन फंक्शन जो रहता है, तो उसी को लेके हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा वो निकालेंगे। ठीक है, इफ पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, जो हम क्या ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी, मेजर्ड फ्रॉम एन कोई भी एक टाइम के बाद टी मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, आर्बिट्री टाइम टी, किसी भी एक टी के बाद, टाइम पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, यदि उसका टाइम पीरियड मेजर करते हैं, तो यहां पे हम रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, क्या आया था हमारा रिलेशन, माइनस ए साइन ओमेगा टी आया था। ठीक है, अब ये ओमेगा टी में ही क्या करते हैं, 2 पाई प्लस करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा रिलेशन, इसी में प्लस करेंगे तो ये वाले टी के साथ ये जो टाइम पीरियड है इसमें और एक टी प्लस कर देंगे, तो क्या होगा, सेम वही वैल्यू आएगी, क्योंकि यही क्या रहता है, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टी रहती है। इसी चीज को हमने क्या किया, ऑसिलेशन के स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो और ये टाइम पीरियड क्या ले लेते हैं, T1 ले लेते हैं, आर्बिट्री टाइम इसको भी हम ले लेते हैं T1, तो T1 प्लस टी करेंगे तो सेम वही वैल्यू आएगी, क्योंकि वो हर टाइम पीरियड बाद क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को सेम रख रहा है, तो माइनस साइन, अब ये ओमेगा को अंदर दे दे, ओमेगा T1 प्लस ओमेगा टी, ऐसा क्या रहता है, एक प्रकार से प्रूफ करने का वो रहता है। और हम जानते हैं कि जो साइन फंक्शन है वो क्या होता है, हमेशा 2 पाई बाद रिपीट करता है, हमेशा 2 पाई बाद वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, या वो क्रॉस फंक्शन भी हो। तो यहां से हम ये ओमेगा टी को क्या कर सकते हैं, 2 पाई के साथ इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हर 2 पाई बाद वही वैल्यू आएगी, तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, और टाइम पीरियड देखें तो 2 पाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा भी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
अब यदि यहां से क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं यहां से। क्योंकि यदि फ्रीक्वेंसी तेज हुई तो उसका टाइम पीरियड में चेंज होगा, जल्दी जल्दी बना रही है वेव तो यहां से क्या निकल सकती है, ऐसे हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट होती। सेम, अब यदि हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, तो फ्रीक्वेंसी एफ क्या होती है, एक तो 1 बाई टाइम पीरियड होती है, दूसरा 2 पाई बाय ओमेगा भी होती है। दोनों क्या होती है, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं यहां पे, 1 बाय टाइम पीरियड या 2 पाई बाय ओमेगा, सेम क्या आएगी, वही वैल्यू आएगी यहां पे, ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करते हैं, तो टाइम पीरियड की वैल्यू ये है, तो उल्टा आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा नीचे आ गया, ओके, सब चीज ठीक है ना, ओके। ऐसा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय एफ, ये रिलेशन होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और रिलेशन होता है जो यूज होता है हमारे न्यूमेरिकल में, उसको हम अभी यूज करेंगे और उसका डेरिवेशन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ, फ्रीक्वेंसी। ये वी क्या बताता है, स्पीड ऑफ वेव, या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी। स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी लैम्डा और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और स्पीड के टर्म में। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं तो क्या होगा, उससे हमें और समझ में आएगा। और ये जो डेरिवेशन है इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली जो क्लास आने वाली है उसमें तो हम पूरा स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक नोट पॉइंट देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन of wave will remain unchanged during any type of interaction between waves suffer because it depends only on the frequency of the source। यदि वेव किसी से भी टकराती है, कुछ भी होती है रास्ते में, तो कभी भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, जो सोर्स प्रोड्यूस कर रही है उसी पे डिपेंड करती है। यदि वेव कोई भी बीच में कोल्यूजन आए, कुछ भी आए, कहीं से भी हो, तो उसकी कभी भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए प्रोग्रेसिव वेव, एक जो वेव है जो प्रोग्रेस हो रही है, ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, हैविंग एम्पलीट्यूड ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है उसका, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज एंड वेलोसिटी इज 400 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी हुई है। देन राइट द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, जो हमारी वेव है उसकी इक्वेशन लिखो बोल रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम देखते हैं क्या क्या हमारी वैल्यूज गिवन है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड दी हुई है, एक तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो याद रखिएगा इससे एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि बीच में माइनस साइन आएगा के एक्स और ओमेगा टी के बाद। फर्स्ट एक इंफॉर्मेशन, एम्पलीट्यूड गिवन है स्मॉल ए 6 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लिखेंगे तो 0.06 मीटर। ओके, एफ फ्रीक्वेंसी दी है 200 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी है, और वेलोसिटी दिया है v। बहुत सारे बुक में फ्रीक्वेंसी को भी वो v से डिनोट करता है, तो उससे कंफ्यूजन होता है। 400 मीटर पर सेकेंड निकालना क्या है हमें, फर्स्ट निकालना है हमें इक्वेशन ऑफ वेव। वेव की इक्वेशन निकालनी है और बस यही चीज निकालनी है। इसका मतलब हमें एक तो एंगुलर वेव नंबर निकालना पड़ेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें निकालेंगे तभी क्या होगा, हमारा बन पाएगा। ओके, फर्स्ट हम निकालते हैं अपना एंगुलर वेव नंबर। मतलब जो के रहता है अब के का हमारा रिलेशन क्या आया था, 2 पाई बाय
लैम्डा आया था, ओके। मगर हम जानते हैं हमारे पास लैम्डा की वैल्यू नहीं है, वेवलेंथ की वैल्यू, मगर हमारे पास वेलोसिटी और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, v बाई एफ होता है, ओके। अब यहां से ठीक है, यही होगी वैल्यू, तो यहां पे हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू पुट के, नीचे v आया, ऊपर के आ गया f आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 200 हर्ट्ज, और स्पीड कितनी दी हुई है 400, ओके। दोनों जीरो कैंसल आउट हो गया, और ये 2 भी कैंसल आउट हो गया सारा। तो यहां से जो एंगुलर वेव नंबर है k की वैल्यू कितनी आई, पाई पर मीटर। पर मीटर भी लिख सकते हैं या रेडियन पर मीटर भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एंगुलर वेव नंबर हमारा आ गया, नोट तो आप कभी भी कर सकते हैं पॉज करके, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी, तो वो तो आसानी से निकल जाती है। ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 200, तो ये कितनी हो जाएगी 400 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये आ गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब वेव की इक्वेशन लिखनी है, तो हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, या बोले जनरल इक्वेशन, y फंक्शन होता है x t का इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में kx, वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है इसलिए बीच में माइनस साइन, प्लस 5। अब यहां पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, तो यही इक्वेशन निकालने बोला है। एम्पलीट्यूड कितना था हमारा, देखते हैं 0.06 मीटर दिया हुआ है, सब चीज मीटर में डालते हैं क्योंकि एंगुलर वेव नंबर भी हमारा किस में आया है, मीटर में आया है। तो 0.06 साइन के की वैल्यू कितनी आई, पाई, पाई आई है, तो पाई एक्स माइनस ओमेगा कितना आया है 400 पाई, 400 पाई टी, और फेज तो यहां पे कोई है ही नहीं टेंशन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फेज लिखने का, और किसमें मीटर में आएगी। तो ये आ गया हमारा आंसर। फेज डिफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो उसको हम क्या ले लेंगे 0, 5 0 एज्यूम कर लेंगे क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ है हमें, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में वेव ट्रेवल कर रही है, इज डिस्क्राइब्ड बाय वाई एक्स टी, इसकी इक्वेशन दी है इक्वल टू 0.005, मतलब ये एम्पलीट्यूड दिया है, साइन 80 मतलब एंगुलर वेव नंबर दिया है x, 3.0 t, 3.3 मतलब क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, विच इज दी न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स आर इन एसआई यूनिट्स। अच्छा, एम्पलीट्यूड मीटर में है, एंगुलर वेव नंबर रेडियन पर मीटर में है, और 3.0 रेडियन पर सेकंड क्या है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई। क्या क्या निकालने बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ए निकालने बोला है, वेवलेंथ ए तो पता ही है, ये दिख रहा है हमें, वेवलेंथ मतलब लैम्डा निकालना है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ओके, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट y फॉर द पार्टिकल एट, अच्छा, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में और एक पर्टिकुलर टाइम में y निकालने बोला है, ठीक है। ये चीज भी देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। ये क्वेश्चन भी क्या है, टेक्स्ट बुक का है, बस इसमें आखिरी में हल्का सा साइन सॉल्व करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये एंगल जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तब, बाकी स्टार्टिंग वाला हिस्सा क्या है, बहुत इजी है। फर्स्ट देखते हैं क्या क्या गिवन वैल्यूज हमें यहां पे दी गई। इक्वेशन दी हुई है y एक्स टी इक्वल टू 0.005 साइन, पॉइंट हटा देते हैं, 80x माइनस 3t, यही गिवन है, ओके। अब यहां पे सबकी यूनिट लिख देते हैं, ये तो मीटर में गिवन है, ये किसमें है, रेडियन पर सेकंड में, और 3 किसमें दिया हुआ है, रेडियन पर मीटर, सॉरी, एंगुलर वेव नंबर की यूनिट।
रेडियन पर मीटर, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, ये यूनिट दिया हुआ है। ओके, और वैल्यूज क्या गिवन है हमें? और कुछ नहीं दिया है। अब सीधा निकालने बोला है, टू फाइंड क्या क्या निकालने बोला है देखते हैं। फर्स्ट बोला है एम्पलीट्यूड निकालो, मतलब स्मॉल है। सेकंड बोला है वेवलेंथ निकालो, मतलब लैम्डा निकालना है। थर्ड बोला है टाइम पीरियड। फोर्थ फ्रीक्वेंसी निकालने बोला है। और फिफ्थ क्या बोला है हमें? वाई, एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वाई टी, जब एक्स कितना होगा? 30 सेंटीमीटर में होगा। ओके, और टाइम कितना होगा? 20 सेकेंड्स। कुछ नहीं, जनरल इक्वेशन में बस ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे? जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, तो कुछ आंसर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। क्या होती है जनरल इक्वेशन? y एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव तो जीरो है यहाँ पे, तो कुछ आंसर हमें पहले ही मिल जाएगा। यहां से देखें तो एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है कितना? 0.005 मीटर। ठीक है, एक ही आंसर मिल गया। दूसरा निकालने बोला है हमें, और देख लेते हैं और क्या क्या मिल जाएगा। के की भी वैल्यू मिल जा रही है यहां से, एंगुलर वेव नंबर की 80 रेडियन पर मीटर, और क्या मिल जा रही है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जा रही है रेडियन पर सेकेंड। ये तीन चीज तो हमें यहां से मिल जाएगी, मगर जो फर्स्ट वाला है ये हमें एक आंसर भी मिल गया है यहां, क्योंकि एम्पलीट्यूड निकालने बोला है। ओके, अब निकाल लेते हैं हम लैम्डा, निकाल लेते हैं। क्या निकालना है? लैम्डा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फर्स्ट वाला आंसर तो हमारा निकल गया है, एम्पलीट्यूड लैम्डा निकालते हैं। अब लैम्डा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एंगुलर वेव नंबर यूज करते हैं, क्योंकि वो गिवन है। और एंगुलर वेव नंबर की वैल्यू कितनी है? 80। तो ये भी रेडियन पर मीटर होता है, ऊपर रेडियन है, रेडियन रेडियन कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? सीधा मीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.0785 मीटर, ये हो गया। और यदि सेंटीमीटर में आप लिखना चाहें तो 7.85। ओके, तो ये हो गए दो आंसर। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड बोला है टाइम पीरियड निकाल ले, तो ओमेगा तो हमें गिवन है 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 3 रेडियन पर सेकेंड। तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 2.09 सेकेंड। एक और चीज आ गई। ओके, फोर्थ निकालने बोला है फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं, टाइम पीरियड को उल्टा कर दो, तो 1/2.09। फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 0.487478। राउंड ऑफ कर सकते हैं आप, और कितना आ जाएगी फ्रीक्वेंसी राउंड ऑफ करके? 0.48 हर्ट्ज। ये एक और आंसर आ गया। ओके, अब फिफ्थ हमें निकालना है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड और डिस्टेंस कितना बोला है? 30 सेंटीमीटर बोला है, और 20 सेकेंड्स बोला है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में, तो क्या होगा? ज्यादा आसानी जाएगी। y 0.30 मीटर में हो गया, और 20 सेकेंड्स। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं। क्या था? 0.005 था। ओके, एम्पलीट्यूड साइन के एक्स की वैल्यू देखते हैं, 80 इंटू 0.3, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0.3 दी है, यही तो एक्स है और यही तो टी है, तो 0.3। ओके, माइनस ओमेगा की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 3, और इंटू 20, क्योंकि टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाली नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? y
जो भी वैल्यू दिया है, हमें कितना दिया है 0.30 और 20 सेकेंड्स में 0.005 और ब्रैकेट में क्या रहेगा साइन, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 24 माइनस 60 आएगा। अब यहीं पे क्या होता है, हल्का सा दिक्कत होती है इसका रेडियन चेंज करने के लिए, तो वो चीज आपको देखना है बस। इसको सॉल्व करते हैं और तो कितना आ जाएगा ये 0.005 साइन माइनस 36 आता है, ओके माइनस 36 आएगा। मगर ये माइनस 36 क्या है अभी रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। माइनस 36 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 180 बाई पाई से, तो एक इसमें आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा अपना, ओके। तो अब कितना आएगा इसको वो करते हैं तो 0.005 इंटू, अब इसको डिग्री में आप निकालने के बाद सॉल्व करेंगे 0.99, इसकी वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि इतने आसानी से ये क्या होगा सॉल्व नहीं होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.00495। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मीटर में, या इसको आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंट 5 mm में आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। बस ये एक चीज है सॉल्व करने का, इसको आप सॉल्व कर लिए तो ये क्या हो जाएगा आपका आसानी से बन जाएगा। तो इसी के साथ हुआ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम पूरी वेव की स्पीड के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारे वेव की स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव के बारे में, जो हमारा क्या रहेगा पार्ट 3 रहेगा। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।